है कि सबसे अमीर परिवारों में से एक में मेरी शादी हुई थी और दूसरे ही दिन एक नौकरानी ने मुझे झाड़ू लगाने के लिए जगा दिया। भला किसी एलीट खानदान को अपने दामाद से घर के काम कराने की जरूरत कब से पड़ने लगी? क्या यह शुरुआत में ही अपना रोब जमाने का कोई तरीका था, या फिर नौकरानी अपने मालिक की तरफ से जानबूझकर मुझे परेशान कर रही थी? लेकिन जब मैं दरवाजा खोलता हूं तो दंग रह जाता हूं। पूरा फर्श बैंक कार्ड्स से ढका हुआ था। मैडम स्टर्लिंग ने इसे पहले से तैयार करवाया था। मैं सही मौका नहीं गंवाना चाहती थी, इसलिए तुरंत आपको लेने आ गई। मैं अब भी उलझन में दिख रहा था, इसलिए उसने बात जारी रखी। अच्छा, शायद आप यहाँ के रिवाजों को नहीं जानते होंगे। शादी के दूसरे दिन की सुबह सासू माँ अच्छे भाग्य के लिए दामाद की तरफ पैसे झाड़ू से सरकाती हैं। मैडम स्टर्लिंग को लगा कि कैश संभालना बहुत झंझट का काम होगा, इसलिए उन्होंने इसकी जगह बैंक कार्ड्स का इस्तेमाल किया। बस एक औपचारिक झाड़ू लगा दीजिए और काम खत्म। यह किस तरह की परंपरा है? अरे बाप रे! क्या मैं ये काम हर एक सुबह कर सकता हूँ? पैसे झाड़ू से बटोरना? रुकिए, पैसे नहीं, बैंक कार्ड्स बटोरना। जब सुबह आपका ऐसा इंतजार हो रहा हो तो किसे अलार्म स्नूज करने की जरूरत है? मैंने झाड़ू ली और अपने बेडरूम के बाहर गलियारे में पड़े हर आखिरी कार्ड को एक पुराने घिसे पिटे जूते में समेट लिया। मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि हर एक कार्ड में कितने पैसे हैं। अगर हर कार्ड में सिर्फ 10,000 भी हो तो दर्जनों कार्ड्स के हिसाब से यह लाखों में बैठता है। सर, मैडम स्टर्लिंग ने कहा है कि हर कार्ड का पिन आपका जन्मदिन है। कृपया इन्हें संभाल कर रखें। इससे पहले कि मैं कोई जवाब भी दे पाता, सामने वाले बेडरूम का दरवाजा खुला। विवियन बाहर आई। आंटी ने की बाहों में कार्ड्स के ढेर पर एक नजर डाली और ठंडे लहजे में बोली, शर्माओ मत, रख लो और इन्हें खर्च करो। फिर वह सीधे किचन की तरफ बढ़ गई। मैं बिल्कुल भी नहीं शर्मा रहा था। तुमने मुझे लेने से पहले ही टोक दिया। जब आंटी मैंने उन्हें दोबारा आगे बढ़ाया तो मैंने बिना दोबारा सोचे हर एक कार्ड ले लिया और वापस बेडरूम में आ गया। उन्हें डेस्क पर रखा और फ्रेश होकर कपड़े बदलने की तैयारी करने लगा। इस शरीर ओरिजिनल सोल की यादों को टटोलने पर मुझे पता चलता है कि हमारी शैक्षणिक पृष्ठभूमि एक जैसी है। हम दोनों ने देश की एक टॉप यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हासिल की है। फर्क बस इतना है कि उसने ग्रेजुएशन के तुरंत बाद कैंपस में ही लेक्चरर के रूप में रहने का विकल्प चुना, जबकि मुझे मजबूरी में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करनी पड़ी। काम पर वापस लौटने से पहले उसके पास अभी भी 3 दिन की छुट्टी है। मेरी योजना उन दिनों को उसकी पुरानी लेक्चर स्लाइड्स को रिव्यू करने में बिताने की है, ताकि क्लास में मुझसे कोई शर्मनाक गलती ना हो। ईमानदारी से कहूं तो मुझे यह नौकरी बहुत पसंद है, सिर्फ 2 दिन के वीकेंड की वजह से ही नहीं, बल्कि बाकी सभी छुट्टियों की वजह से भी। सर्दियों और गर्मियों की लंबी छुट्टियां, सुबह 8:00 की कोई क्लास नहीं। काम पर जाने से पहले मैं आराम से सो सकता हूं। लगातार चलने वाली अंतहीन मीटिंग्स का कोई झंझट नहीं। अगर दोपहर में कोई क्लास नहीं है तो मैं सीधे घर जा सकता हूं और मेरी शामें पूरी तरह से मेरी अपनी है। मेरी पिछली जिंदगी में मुझे कभी किसी यूनिवर्सिटी में रुकने का मौका नहीं मिला। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं नहीं चाहता था? नहीं, ऐसा इसलिए था क्योंकि परिस्थितियों ने इसे असंभव बना दिया था। भाई ओरिजिनल सोल, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं, सच में। जब मैं मुंह हाथ धो रहा होता हूं तो मुझे बगल के कमरे से हलचल सुनाई देती है। मुंह में टूथब्रश दबाए ही मैं बाथरूम से बाहर झांकता हूं और तैयार होकर बाहर निकलती विवियन की एक झलक देखता हूं। मैं जल्दी से अपना काम निपटाता हूं और ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जाता हूं। विवियन की पहले कही गई उस एक लाइन से मुझे एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे दो लोग सालों से साथ रह रहे हों। लेकिन हकीकत में इस शरीर और विवियन की आज से पहले सिर्फ 2 बार मुलाकात हुई थी। पहली बार सगाई पर और दूसरी बार खुद शादी में। ब्रेकफास्ट के दौरान विवियन मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है जैसे मैं अदृश्य हूं, एक शब्द भी नहीं। जब वह खाना खा चुकी होती है तो टेबल पर एक बैंक कार्ड रख देती है। अब से तुम्हारा जेब खर्च इसी कार्ड में जमा किया जाएगा, इसे रख लो। यह तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट के तहत रजिस्टर्ड है। अब आई ना असली रईस, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाली एनर्जी जिसकी मुझे उम्मीद थी। इस मोड़ पर वह जितना चाहे मुझे नजरअंदाज कर सकती है। उससे घर आने की भी जरूरत नहीं है। वह अपनी बात कहती है और काम के लिए निकल जाती है। मैं कार्ड लेकर वापस बेडरूम में आता हूं और इसे आज सुबह की झाड़ू वाली परंपरा से मिले कार्ड्स के साथ रख देता हूं। एक पल के बाद मैं एक कार्ड उठाता हूं
और इसे अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप से लिंक करने की कोशिश करता हूँ। ये पहली ही कोशिश में काम कर जाता है। विवियन सच में हर बात का ख्याल रखती है। आजकल सब कुछ मोबाइल पेमेंट पर चलता है और मेरी खुद की आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट के तहत रजिस्टर्ड कार्ड बिना किसी रुकावट के किसी भी ऐप से लिंक हो जाता है। 20 लाख! मेरा मासिक पॉकेट मनी 20 लाख रुपए है। हे भगवान, कोई नौकरी क्यों करेगा? लेकिन अब मुझे बाकी कार्ड्स के बारे में भी उत्सुकता हो रही है। अपनी सनक में मैं झाड़ू से बटोरे गए कार्ड्स में से एक उठाता हूं और नंबर दर्ज करता हूं। यह भी उतनी ही आसानी से लिंक हो जाता है। तो मैडम स्टर्लिंग के कार्ड भी इस शरीर की आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट के तहत ही रजिस्टर्ड है। हर कार्ड में 6 लाख रुपए। इतने सारे कार्ड्स के साथ ये कुल मिलाकर आसानी से करोड़ों में है। हर एक में 6 लाख। मुझे लगता है कि अब मुझे समझ आ गया है। बूढ़ी अम्मा को 6 नंबर से कुछ ज्यादा ही लगाव है। लाकी नंबर, अच्छी किस्मत। बात तो सही है। ओरिजिनल सोल, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। यह पैसा अब मेरा है। एक बार जब सारे कार्ड लिंक हो जाते हैं तो मैं उन्हें दराज में रख देता हूं और इस खूबसूरत दुनिया का नजारा लेने के लिए टहलने निकलने का फैसला करता हूं। और ये सच ही है, जब आपके पास पैसा होता है तो हर चीज बेहद खूबसूरत दिखती है। जहां तक उन लेक्चर स्लाइड्स का सवाल है जिन्हें मुझे आज सुबह रिव्यू करना था, वे इंतजार कर सकती हैं। कोई जल्दी नहीं है। एक पल बाद, सर, क्या मैं आपके लिए गाड़ी का इंतजाम करूं? यह शरीर खुद गाड़ी चलाकर काम पर जाया करता था। मेरे पास लाइसेंस तो है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए मैंने ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद से कभी स्टीयरिंग व्हील को हाथ नहीं लगाया है। हाँ, मैं बाहर जा रहा हूं। कृपया मेरे लिए गाड़ी का इंतजाम कर दीजिए। दरवाजा खुलता है। ड्राइवर लियो, मुझे फेनवे टॉवर ले चलो। मेरा वास्तव में किसी से मिलने का कोई प्लान नहीं है। मैं बस पास के सबसे हाई एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घूमना चाहता हूं और बिना प्राइस टैग देखे जो चाहूं उसे खरीदने का एहसास महसूस करना चाहता हूं। अगर इस दुनिया में आना एक नया अनुभव है तो मैं एक रईस दामाद होने के हर एक फायदे का इस्तेमाल करने जा रहा हूं और इस जिंदगी को पूरी तरह से जीने जा रहा हूं। सर, यह मॉल हमारे परिवार के स्वामित्व में है। क्या मुझे उन्हें बता देना चाहिए कि आप आ रहे हैं? जरूरत नहीं है। मैं बस यूं ही घूम रहा हूं। टॉवर में कुल 28 मंजिलें हैं। 8वीं मंजिल से ऊपर की जगह विभिन्न कंपनियों को ऑफिस स्वीट्स के रूप में पट्टे लीज पर दी गई है। 7वीं मंजिल और उससे नीचे शॉपिंग मॉल है जिसमें पार्किंग के लिए 2 अंडरग्राउंड लेवल हैं। मंजिल 1 से 7 तक लग्जरी बुटीक के साथ साथ एक सुपरमार्केट, एक बेबी प्रोडक्ट्स स्टोर, एक इंडोर प्लेग्राउंड, रेस्टोरेंट, एक बुक स्टोर, एक सिनेमा, एक जिम, कपड़ों की दुकानें और एक कैट कैफे भरे पड़े हैं। पूरा माहौल रईसी से भरा हुआ है। मुझे एक कार डीलरशिप दिखती है और मैं अंदर जाने ही वाला होता हूं कि तभी एक कुपल पास आता है। प्रोफेसर मार्श, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं शांति से यादों को टटोलता हूं। यह आदमी इस शरीर का सहकर्मी है। इसका नाम गैरेट है। उसकी पत्नी को बच्चा होने में बस 1 महीने से थोड़ा ज्यादा समय बचा है। वे यूनिवर्सिटी में एक ही ऑफिस शेयर करते हैं। हालांकि गैरेट शायद ही कभी आता है। ज्यादातर समय वहां सिर्फ मैं ही होता हूं। तो स्वाभाविक रूप से गैरेट सोचता है कि मैं उस जगह का फायदा उठा रहा हूं। उसका सवाल मुझे थोड़ा अजीब लगता है। मैं और कहाँ हूँगा? क्या आप शादी की छुट्टी पर नहीं थे? मुझे लगा कि आप शादी करने अपने घर वापस गए हैं और आपने किसी सहकर्मी को शादी में नहीं बुलाया। लोग कह रहे हैं कि शायद आपकी पत्नी ऐसी इंसान नहीं है जिन्हें आप दुनिया को दिखाना चाहें और इसीलिए आपने इसे प्राइवेट रखा। हर कोई सोच रहा था, वह असल में कैसी दिखती है? बात तो सही है। ओरिजिनल सोल ने काम पर कभी किसी से अपनी पर्सनल लाइफ का जिक्र नहीं किया। किसी को नहीं पता था कि वह किससे शादी कर रहा है। उसे बस लगा कि यह उसका निजी मामला है। और ईमानदारी से कहूं तो अगर उसने कहा होता कि उसकी पत्नी विवियन स्टर्लिंग है तो भी कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वह लो प्रोफाइल रहता था। सबने मान लिया कि वह एक साधारण बैकग्राउंड से आता है, लेकिन हकीकत में उसका अपना परिवार सी साइड सिटी के सबसे प्रमुख घरानों में से एक है। शादी में आया हर मेहमान बिजनेस या एलीट सोशल वर्ल्ड का एक बड़ा खिलाड़ी था। सहकर्मियों को न बुलाने की वजह सीधी सी थी। उसे नौकरी पर आए हुए अभी सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए थे। वह अभी वास्तव में किसी को जानता भी नहीं था। हालांकि स्कूल के कुछ अधिकारी जरूर शामिल हुए थे। मैं कैपिटल सिटी से हूं। मैं अपने होम टाउन वापस नहीं गया
ओ, तो आपकी पत्नी आपके साथ क्यों नहीं है? क्या आम तौर पर कपल्स को वेडिंग लीव नहीं मिलती? वह इतनी जल्दी काम पर वापस कैसे चली गई? वह कंपनी यकीनन ठीक से काम नहीं चला रही है। उन्हें शादी की छुट्टी तक नहीं दे सकती। जब मेरी शादी हुई थी तो 3 दिन की छुट्टी के अलावा मैंने एक्स्ट्रा एनुअल लीव ली थी और हम अपने हनीमून के लिए बाली गए थे। ये मत कहना कि तुम दोनों एक पर भी नहीं जा रहे हो। खुद को देखो, तुम दिखने में बुरे नहीं हो। बस पैसों के मामले में अफसोस की बात है। तुम्हें अभी यहाँ नहीं होना चाहिए था। तुम्हें अपनी नई दुल्हन के साथ किसी खूबसूरत जगह पर होना चाहिए था। मैं साफ देख सकता हूं कि वह क्या कर रहा है, सिर्फ तुलना करके, खुद को श्रेष्ठ महसूस कराने के लिए दूसरों की जिंदगी में झांकना। दरअसल उन्हें आज जाना पड़ा। उन्होंने आज सुबह एक इंटरनेशनल बिजनेस मीटिंग का जिक्र किया था। करोड़ों की डील दांव पर लगी है। मैं उन्हें रोकना नहीं चाहता था, इसलिए मैं खुद ही टहलने निकल आया। और जब आपके बच्चे होंगे तो हम एक पोस्टमार्टम नैनी और उसके बाद एक रहने वाली नैनी रख सकते हैं। आपने तो पहले ही एक पोस्टमार्टम केयर सेंटर चुन लिया होगा, है ना? यहाँ बाहर आपकी हैसियत वही है जो आप बनाते हैं। मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि विवियन आज काम पर वास्तव में क्या कर रही है, लेकिन यह मुझे रोकने वाला नहीं है। क्या हमारे जैसा परिवार सच में एक पोस्टमार्टम नैनी और रहने वाली नैनी का खर्च नहीं उठा सकता? क्या हमारी स्थिति में कोई भी अपने बच्चों का पालन पोषण खुद करता है? मेरी कैजुअल बातें एक पंच की तरह लगती हैं। गैरेट का चेहरा तुरंत उतर जाता है। अभी नहीं, हम अभी भी ढूंढ रहे हैं। हम तो बस आज बच्चों के कपड़े लेने बाहर आए थे। वैसे भी प्रोफेसर, अब हमें निकलना चाहिए। दूसरी मंजिल पर जा रहे हैं। बेशक, अपना ख्याल रखना। उनके जाने के बाद मैं बेबी प्रोडक्ट्स स्टोर की तरफ बढ़ता हूँ। मैं अपने बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थियो की पत्नी के लिए कुछ चीज़ें लेना चाहता हूँ, जिनका पोस्टमार्टम रेस्ट अभी अभी खत्म हुआ है। कैरेट से टकराने से ही मुझे यह याद आया। मेरी हैरानी की बात यह है कि मैं बेबी स्टोर के अंदर फिर से गैरेट और उसकी पत्नी से टकरा जाता हूँ। मैं ध्यान न देने का नाटक करता हूँ और ब्राउज करना जारी रखता हूँ। दुकान काफ़ी बड़ी है। मैं सीधे एक दूसरे सेक्शन में चला जाता हूँ ताकि हमें फिर से आमना सामना न करना पड़े। मेरा मूड अब और पैसिव एग्रेसिव कमेंट्स सुनने का नहीं है। मैं बेबी स्टोर में 1 लाख से ज़्यादा खर्च कर देता हूँ और डिलीवरी के लिए थियो के घर का पता छोड़ देता हूँ। फिर मैं ज्वेलरी शॉप की तरफ जाता हूँ। ओरिजिनल सोल के लिए रिश्तेदारों से लग्जरी गिफ्ट्स से घिरे पड़े होने के कारण सोने के गहने शायद कभी खास महसूस नहीं हुए होंगे, लेकिन मैं अलग हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास इतनी वित्तीय स्वतंत्रता होगी कि मैं सोने के डिस्प्ले केस के सामने खड़ा होकर बस चीजें चुन सकूं। इसलिए मैं थियो के बच्चे के लिए एक सोने का लकी लॉकेट चुनता हूं और फिर अपने लिए एक सोने का ब्रेसलेट चुनता हूं। कपड़ों की बात करें तो मैं जहमत नहीं उठाता। घर पर अलमारी पहले से ही भरी पड़ी है। मैं उस पर बाद में ध्यान दूंगा। मैं 11:00 के ठीक बाद घर वापस आ जाता हूँ। मैं शावर लेता हूँ, कुछ आरामदायक कपड़े पहनता हूँ और तभी एक अनपेक्षित कॉल आती है। कॉल, तुमने आज बच्चे के लिए इतना सारा सामान क्यों खरीदा? क्योंकि मैं चाहता था। क्या तुम्हें सब कुछ पसंद आया? तुमने बिल्कुल वही चुना जो मैं खुद चुनता। वह खिलौना कार बहुत काम की है। मेरा खुद इससे खेलने का मन कर रहा है। वह हंसता है। ओह, और मैंने बच्चे के लिए सोने का लकी लॉकेट भी लिया है। जब मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा तो ले आऊंगा। तुम्हें सच में इतना खर्च करने की जरूरत नहीं थी। गंभीरता से। अरे, तो कल रात, हे कैसा रहा? तुम इतने ताक झांक करने वाले क्यों हो? हम अलग अलग कमरों में सोए थे। रुको, अलग अलग कमरों में? तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है। तुम लोग कभी इस तरह एक असली रिश्ता कैसे बना पाओगे? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं है। तुमने आखिरकार अलग होने पर भी सहमति नहीं जताई है। इसलिए तुम दोनों को वास्तव में इसे सफल बनाने की जरूरत है। तुम विवियन को कहीं और जाने नहीं दे सकते। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि विवियन ऐसा करे। कुछ शब्द और मैं पूरी तरह से शांत हो जाता हूँ। वह सही कह रहा है। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं है। अगर इसे सफल बनाने का कोई मौका है तो मुझे कोशिश करनी चाहिए। मैं ओरिजिनल कहानी के बारे में सोचता हूँ, जब इस शरीर ने पहली बार विवियन के साथ एक कमरा शेयर किया था, जब कार एक्सीडेंट हुआ था। उनका रिश्ता कैसे विकसित हुआ? क्या वे कभी वास्तव में एक दूसरे के प्यार में पड़े थे? इसमें से कुछ भी नहीं लिखा गया था। फोन रखने के बाद
मैं काफी देर तक अपने विचारों में खोया रहता हूं। मैं फैसला करता हूं कि यह एक नई शुरुआत है। मैं अपनी गति से चलूंगा और जो सही लगेगा वही करूंगा। उस दोपहर मैं अपनी किताबें और लैपटॉप लेकर स्टडी रूम में जाता हूं। मैं नोटिस करता हूं कि विवियन के वर्क एरिया के अलावा एक और सेक्शन है जो नया सेट किया हुआ लगता है। सर, घर की हर मंजिल पर एक स्टडी रूम है। मिस विवियन ने सोचा कि आपको काम के लिए पास में एक स्टडी रूम की जरूरत पड़ सकती है, और उन्होंने सोचा कि बार बार ऊपर नीचे जाना असुविधाजनक होगा। इसीलिए उन्होंने दूसरी मंजिल के स्टडी रूम को फिर से बनवाया। वह आमतौर पर अपनी तरफ काम करती हैं और ये आधा हिस्सा आपका है। तो विवियन ने इस बारे में भी सोचा। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं अपनी तरफ जाता हूं, अपना लैपटॉप और किताबें रखता हूं। आंटी में एक गिलास जूस देकर चुपचाप बाहर निकल जाती है और मुझे काम करने के लिए स्टडी रूम में अकेला छोड़ देती है। मैं ओरिजिनल सोल के अकादमिक ज्ञान को खंगालता हूं। यह मेरे ज्ञान के काफी करीब है, इसलिए कुछ भी अनजाना नहीं लगता। आखिरकार मैंने यूनिवर्सिटी के पूरे सफर में स्कॉलरशिप हासिल की थी। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ाना मैं ये संभाल सकता हूं। मैंने सिर्फ 2 महीने पहले अपनी मास्टर डिग्री पूरी की है और मुझे नौकरी पर आए हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं। यह सितंबर का मध्य है, ठीक वही समय जब फ्रेशमैन कैंपस में आ रहे हैं। वे पहले ही 2 हफ्ते के ओरिएंटेशन ड्रिल्स से गुजर चुके हैं और असली क्लासेस शुरू करने वाले हैं। फिर भी सुरक्षित रहने के लिए मैं विवियन के काम से घर लौटने पर लिविंग रूम में नीचे एक प्रैक्टिस लेक्चर चलाने का फैसला करता हूं। साहब कहाँ हैं? ऊपर स्टडी रूम में। वे बहुत लगन से लगे हुए हैं। मैं अभी उनके लिए कुछ पीने को ले गई थी और वे एक प्रैक्टिस लेक्चर दे रहे थे। विवियन बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाती। उन्हें मेरे लिए बुला लाओ। मैं उन्हें एक दोस्त से मिलाने ले जा रही हूँ। क्या मैं उन्हें कुछ औपचारिक फॉर्मल चुनने में मदद करूं? नहीं, कैजुअल ही रहने दो। दरवाजे पर दस्तक होती है। सर, मिस विवियन वापस आ गई हैं। वह चाहती हैं कि आप कुछ अलग पहन लें। वह आपको एक दोस्त से मिलाने ले जा रही हैं। जरूर, मैं अभी नीचे आता हूं। वैसे भी मैंने शीशे के सामने काफी प्रैक्टिस कर ली है, हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि कुछ थोड़ा गड़बड़ है। जब आंटी में बुलाती हैं तो मैं जल्दी से समेटता हूं और स्टडी रूम से बाहर निकलता हूं। ये शायद मिस विवियन के करीबी दोस्तों में से एक हैं, इसलिए कुछ भी ज्यादा फॉर्मल नहीं। उन्होंने इसे रिलैक्स रखने के लिए कहा। समझ गया, थैंक्स। आंटी में वापस बेडरूम में। कैपिटल सिटी में सितंबर का मध्य अभी भी गर्म है। जब वह मुझे नीचे आते हुए सुनती है तो विवियन बोलती है, हमारे एक वकील दोस्त कल शादी में नहीं आ सके, कुछ काम आ गया था, इसलिए आज मैं उन्हें डिनर पर ले जा रही हूँ। मैं तुम्हें साथ ले जाना चाहती हूँ। जरूर, वैसे भी मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। चलो चलते हैं। मैं उसके और दोस्तों और परिवार से भी मिलना चाहता हूँ। मुझे यह समझने की जरूरत है कि वह किसके करीब है और किसके नहीं। इससे मुझे कार एक्सीडेंट की स्थिति के बारे में ज्यादा सतर्क रहने में मदद मिल सकती है। क्या तुम पूरे दिन घर पर थे? नहीं, मैं आज सुबह फेनविटोवर गया था। अपने बचपन के सबसे अच्छे दोस्त के बच्चे के लिए कुछ सामान लिया। कार जल्दी ही एक शांत छिपी हुई गली में रुकती है। बाहर एक लकड़ी के साइन बोर्ड पर लिखा है द हार्थ स्टोन। ये एक होम स्टाइल रेस्टोरेंट है। मालिक सीसाइड सिटी से है और खाना पूरी तरह से प्रामाणिक ऑथेंटिक है। तुम्हें शायद ये पसंद आएगा। चलो बाहर निकले। वे पहले से ही अंदर हैं। वे हम कितने लोगों से मिल रहे हैं? तो वे एक कोपल हैं। जब तुम उन्हें देखोगे मुझे लगता है कि तुम उन्हें पहचान लोगे। एक ऐसा कोपल जिसे मैं पहचान लूंगा। चलो भी, तुम देख लोगे। वे द लेटेंट कूपल हैं, जो ऑनलाइन बेहद लोकप्रिय जोड़ी हैं। उनके साझा अकाउंट टू लेटेंट कूपल के सभी प्लेटफॉर्म्स को मिलाकर 20 मिलियन 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। महिला वेरा है, जो एक वकील है जो आम लोगों के लिए कानूनी ज्ञान को सरल बनाने, वास्तविक केस स्टडीज को समझाने और जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी मार्गदर्शन देने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती है। पुरुष रेक्स है। वह एक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट हुआ करता था, लेकिन अब वह एक फुल टाइम स्टे एट होम डैड है। बच्चों की देखभाल करने के अलावा वह उनके दैनिक पारिवारिक जीवन को फिल्माता है और लाइव स्ट्रीम शॉपिंग करता है। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। मैं आज दोपहर पढ़ाई करते समय छोटे वीडियो स्क्रॉल कर रहा था। मैं परिचय कराती हूँ, ये मेरे पति कोल्टन है। मुझे नहीं लगता कि मुझे आप दोनों का परिचय उनसे कराने की जरूरत है। सब हंसते हैं।
हे, हाय, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है जैसे मैं आप दोनों को पहले से जानता हूँ। मैं कुछ समय से आपके अकाउंट को फॉलो कर रहा हूँ। सच में? ओह, आप बहुत दयालु हैं। सब फिर से हंसते हैं। कल तुम्हारी शादी के दौरान वेरा अदालत में एक केस की बहस कर रही थी और मुझे रिवर सिटी की यात्रा करनी पड़ी। मेरे दादाजी बीमार हो गए थे, इसलिए हम में से कोई भी नहीं आ सका। लेकिन बाकी मेहमान तारीफ करते नहीं थक रहे थे। कह रहे थे कि कोल्टन बेहद हैंडसम है। अब जब मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से देख रहा हूं तो मुझे कहना पड़ेगा कि वे गलत नहीं थे। विवियन, तुम बहुत लकी हो, है ना? मैं बहुत लकी हूँ। उसमें से कुछ मेरे सीने में लगता है। ये पहली बार है जब मैंने उसका चेहरा थोड़ा लाल होते देखा है। आगे बढ़ो और ऑर्डर करो। देखो कि क्या तुम कुछ और चाहते हो। एक नोटिफिकेशन की घंटी बजती है। अगर किसी ने डेटिंग शुरू की है या अभी अभी शादी की है तो अपने पार्टनर को ग्रुप चैट में जोड़ें। हम उन्हें अंदर खींच लेंगे। पर हम हर बार एक साथ मिलते हैं, हाइकिंग, कैंपिंग, उस तरह की चीजें। मैं तुम्हें ग्रुप में जोड़ दूंगा। हम सबको कभी ना कभी साथ घूमना चाहिए। बाय बाय कहने के बाद कार में वापस। ये दोनों बहुत यात्रा करते दिखते हैं और सभी बेहतरीन जगहों को जानते हैं। अगर तुम्हें पक्का नहीं पता कि हनीमून के लिए कहाँ जाना है तो तुम रेक्स से सुझाव मांग सकते हो, या अगर तुम्हारे मन में कोई जगह है तो बस मुझे बताओ। हनीमून? मुझे लगभग लगता है कि मैं बातें सुन रहा हूँ। हम हनीमून के विषय पर कैसे आ गए? और इसके अलावा क्या हम सच में एक पर जा रहे हैं? क्या हम दोनों पूरा समय बस एक दूसरे को अजीब तरह से घूरते नहीं रहेंगे? खैर, मम्मी ने इसे सेट किया है। मैंने तुम्हारी यूनिवर्सिटी प्रशासन से पहले ही बात कर ली है और तुम्हारे लिए 1 महीने की छुट्टी का इंतजाम कर दिया है। मुझे बस तुम्हें बताने का समय नहीं मिला था। अरे बाप रे, वह औरत एक बिल्कुल ड्रीम सास मदर इन लॉ है। मैं निशब्द हूं। यह अविश्वसनीय है। उस रात पूरे 1 महीने की छुट्टी मिलने का उत्साह मुझे देर तक जगा रखता है। अगले दिन मैं सुबह 11:00 तक नहीं उठता। मैं फ्रेश होता हूँ, कुछ साफ सुथरे कपड़े पहनता हूँ और ड्राइवर लियो से मुझे सीधे थियो के घर ले जाने के लिए कहता हूँ। मुझे आखिरी मिनट में बिजनेस ट्रिप पर बुलाया गया है। मैं कल वापस आऊंगा। पैकिंग के लिए इन 2 दिनों का समय लो। हार्बर सिटी के लिए हमारी फ्लाइट कल दोपहर में निकल रही है। मैं जोर से रिएक्ट किए बिना नहीं रह पाता। टिकटें पहले से ही बुक हैं। उसकी कार्य कुशलता, एफिशिएंसी कुछ अलग ही स्तर की है। कल रात मैंने उसे कहा था कि मेरी कोई पसंद नहीं है और वे खुद ही फैसला कर ले। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पहला पड़ाव हार्बर सिटी होगा, लेकिन ये काम करता है। हार्बर सिटी जीवंत और रोमांचक है और मैं इसे देखना चाहता था। दुर्भाग्य से जैसे ही मैं थियो के घर से लंच करके वापस लौटता हूँ, मेरी सास के घर से एक कॉल आती है। सर, मैडम स्टर्लिंग गिर गई है। वह अस्पताल में है। मैं फ़ोन रखता हूँ और तुरंत वहां पहुंचता हूँ। जब तक मैं पहुंचता हूँ उन्हें सर्जरी के लिए ले जाया जा चुका होता है। सर, लंच के बाद मैडम स्टर्लिंग बगीचे में टहलने गई थी। उन्होंने दीवार के पास कोने में एक आवारा बिल्ली देखी। उन्हें उस पर दया आई और वे उसे उठाने चली गई। 2 रात पहले हुई बारिश के कारण वहां की जमीन अभी भी गीली थी। उनका पैर सीधे उस पर पड़ा और वे फिसल गई। उन्होंने अभी कुछ टेस्ट किए हैं। डॉक्टर का कहना है कि उनका दाहिना हाथ टूट गया है और उनकी दाहिनी टांग पर एक पत्थर से कट लग गया है। उन्हें सर्जरी की जरूरत है। यह राहत की बात है कि उनका सिर नहीं टकराया। भगवान का शुक्र है कि कुछ और गंभीर नुकसान नहीं हुआ, वरना मुझे नहीं पता कि मैं मिस विवियन का सामना कैसे करता। सिर्फ सुनकर ही मेरा दिल दहल जाता है। वह अब छोटी उम्र की नहीं है और वह हवेली के पिछले बगीचे में अकेली थी। एक फिसलन और उनका हाथ टूट गया। वह बहुत दर्दनाक रहा होगा। इस तरह के घर के स्टाफ को ज्यादा सावधान रहना चाहिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने ऐसा होने दिया। इस बीच मेरे ससुर, जिन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद है, वे अटलांटिक पार कहीं हैं और अंकल मॉर्टन भी काम के सिलसिले में बाहर हैं। उन तक खबर पहुंचाने का मतलब है उन्हें वापस लाने के लिए दोपहर की फ्लाइट का इंतजार करना। मौके पर मौजूद परिवार के पहले सदस्य के रूप में मैं कर्मचारियों को जवाबदेह ठहराने के लिए मजबूर महसूस करता हूँ। वह इस तरह गिर गई। उन्हें कितना दर्द हो रहा होगा। कोई बिल्ली उठाने में उनकी मदद करने क्यों नहीं गया? इस हैसियत का परिवार सिर्फ मैदानों की देखभाल के लिए एक पूरी टीम रखता है। सब कहाँ थे? और आवारा बिल्ली बगीचे में घुसी ही कैसे? उस कोने में रुका हुआ पानी साफ क्यों नहीं किया गया था? उनके साथ हमेशा कोई ना कोई रहता है।
लेकिन आज जब मैडम स्टर्लिंग बगीचे में गई तो उनकी देखभाल करने वाली नौकरानी को अचानक पेट में दर्द हो गया और वह बस एक पल के लिए दूर चली गई। मैं कर्मचारियों के साथ बैठक के बीच में था। मैंने सुबह की ब्रीफिंग, साप्ताहिक समीक्षा, महीने के अंत की बैठकों के बारे में सुना है। मुझे नहीं पता था कि घर के कर्मचारी लंच के बाद भी बैठकें करते हैं, और मैंने स्टुअर्ट सॉन्ग को पहले कभी इस तरह की बैठक बुलाते नहीं देखा। आह, ऐसा इसलिए है क्योंकि सेकंड मैडम ने जिक्र किया था कि मैडम स्टर्लिंग का जन्मदिन आने वाला है। उन्होंने हमसे सरप्राइज के तौर पर चुपचाप एक बर्थडे बैंक्वेट तैयार करने को कहा था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उस समय का इस्तेमाल करूं जब मैडम स्टर्लिंग दोपहर के आराम के लिए जाने वाली थी, ताकि सभी को ब्रीफ किया जा सके। सेकंड मैडम, वह विवियन की चाची शादी के रिश्ते से हैं। कहानी के बैकग्राउंड में उसने कथित तौर पर स्टर्लिंग परिवार में शादी करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया था, और उसके बाद परिवार द्वारा कभी भी उसका सही मायने में स्वागत नहीं किया गया था। लेकिन जब उसकी बेटी नई वारिस बनी तो उसकी हैसियत में काफी सुधार हुआ। क्या मैडम स्टर्लिंग के साथ उसका रिश्ता वास्तव में ठीक ठाक है? फिर वह चुपके से बर्थडे बैंक्वेट क्यों आयोजित कर रही है? उस सब के बावजूद प्राथमिकता एक साफ होनी चाहिए। इस घर में आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी मैडम स्टर्लिंग की देखभाल करना है। बाकी सब कुछ उपयुक्त लोगों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। क्या इस परिवार में विशेषज्ञों को काम पर रखने के लिए संसाधनों की कमी है? लेकिन सेकंड मैडम ने कहा, आप सिर्फ उनकी बात क्यों सुन रहे हैं? सिर्फ इसीलिए कि सेकंड मैडम कुछ कहती हैं, क्या वह सही हो जाता है? सर्जरी के वे 3 शब्द मुझे इंतजार करते समय तनाव में रखते हैं। मैंने मान लिया था कि यहां मिस विवियन के बिना साहब शामिल नहीं होंगे, इसीलिए मैंने ज्यादा ध्यान से नहीं सोचा। वह काफी गुस्से में दिख रहे हैं। क्या लगता है मेरी नौकरी खतरे में है? वह सच में वही दामाद हैं जिन्हें मैडम स्टर्लिंग ने खुद चुना था। उनके लिए उनकी चिंता वास्तविक है। मेरे शब्दों का सामना करते हुए स्टुअर्ट सॉन्ग के पास मुस्कुराने के अलावा कोई चारा नहीं है। हमारा इरादा अच्छा था। हमने सोचा कि यह सब मैडम स्टर्लिंग के फायदे के लिए है, इसलिए हमने बिना सोचे समझे सेकंड मैडम की बात मान ली। हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि बातें इस तरह से मोड़ ले लेंगी। काफी इत्तेफाक है ना? इत्तेफाक? इस तरह का कोई इत्तेफाक नहीं होता। कहानी में विवियन की चचेरी बहन सेकंड मैडम की अपनी बेटी आखिरकार नई वारिस बन जाती है। जिस पल ऐसा होता है, सेकंड मैडम का पद भी बढ़ जाता है। जितना ज्यादा मैं इसके बारे में सोचता हूं, मुझे उतना ही ज्यादा शक होता है कि कार एक्सीडेंट सेकंड मैडम से जुड़ा हुआ था। और अगर मैं इस बारे में सही हूं, तो क्या वह अभी से मुसीबतें खड़ी कर रही हैं? मुझे जो याद है, ओरिजिनल सोल अच्छे काम करने के लिए जाना जाता था। एक सच्चा गर्मजोशी से भरा और सिद्धांतवादी इंसान। तो शायद उसने कुछ देखा या कुछ खोज निकाला, और उसी ने उसे एक निशाना बना दिया। सेकंड मैडम के परिवार के बारे में सबसे बुरा सोचने के लिए मैं खुद को दोष नहीं दे सकता। आखिरकार अगर विवियन को कुछ हो जाता है तो वे सबसे बड़े लाभार्थी होंगे। अगर मेरी आशंकाएं सही हैं और मैं अब लोगों का सामना करना शुरू कर देता हूं, तो सेकंड मैडम के मुखबिरों को इसकी भनक लग सकती है, और मैं इस बिंदु से एक निशाना बन जाऊंगा। मैं ओरिजिनल सोल की तरह खत्म नहीं हो सकता। मैं अपने पत्ते नहीं खोल सकता। ठीक है, आगे से बस ज्यादा सावधान रहना। चाहे कुछ भी सामने आए, मैडम स्टर्लिंग सबसे पहले आती है। हर समय किसी न किसी को उनके साथ रहने की जरूरत है, और बगीचे के हर कोने को साफ और स्पष्ट रखने की जरूरत है। जो हो गया सो हो गया। मैं अब बस ऑपरेटिंग रूम के बाहर इंतजार ही कर सकता हूं। स्टीवर्ट फिन पहले ही मिस विवियन को कॉल कर चुके हैं। वह वापस आ रही हैं। ये एक अनंत काल जैसा लगता है, लेकिन आखिरकार मैडम स्टर्लिंग को ऑपरेटिंग रूम से बाहर लाया जाता है। लीड सर्जन विवियन का एक पुराना सहपाठी है, इसलिए बेशक वह जानता है कि मैं कौन हूं। मिस्टर मार्श, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सर्जरी सीधी थी। ये एक फ्रैक्चर था। हमने 3 पेन लगाई हैं। मैडम स्टर्लिंग काफी कठिन परीक्षा से गुजरी हैं, और उन्हें आगे बहुत आराम की जरूरत होगी। ठीक से रिकवरी में कुछ समय लगेगा। थैंक यू, डॉ पियर्स। मैं उन्हें देखने जा रहा हूं। कमरे के अंदर मैं बिस्तर की तरफ बढ़ता हूं। वह अभी भी बेहोश है। उनके हाथ में आईवी ड्रिप लगी हुई है। कमरे के अंदर स्टीवर्ट फिन और मेरे अलावा 2 नौकर और एक नर्स है। किसी मरीज के आसपास बहुत ज्यादा लोगों का भीड़ लगाना रिकवरी के लिए अच्छा नहीं है। कृपया बाहर लाउंज में इंतजार करें। थोड़ी देर बाद मैडम स्टर्लिंग आखिरकार अपनी आंखें खोलती हैं।
चिंता मत करो, हर कोई कभी ना कभी गिरता है। वे कहते हैं कि एक टूटी हुई हड्डी बड़े दुर्भाग्य को टाल देती है। इसे एक झटका सहने जैसा समझो ताकि कुछ और बुरा ना हो। बस आराम करो और तुम ठीक हो जाओगी। उन्हें वहां लेटे हुए देखकर मुझे एक ऐसी गर्माहट महसूस होती है जो ईमानदारी से कहूं तो मैंने कभी अपनी माँ के साथ महसूस नहीं की थी। मम्मी, आप सच में सबसे अलग हैं। मैं अपनी पिछली जिंदगी की माँ के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकता। अगर वह गिर जाती और कुछ तोड़ लेती तो उनके मुंह से पहली बात यह निकलती, तुम में से कोई भी किसी काम का नहीं है। अगर तुमने मुझे एक ठीक ठाक घर खरीद कर दिया होता तो क्या मैं इस स्थिति में होती? मेरी पूरी जिंदगी सिर्फ कठिनाइयां। एक भी बच्चा कर्तव्य परायण कहलाने के लायक नहीं। जन्म देने वाले माता पिता की बात करें तो मैं अभी तक ओरिजिनल सोल के माता पिता से नहीं मिला हूं। जब वह सिर्फ 6 साल का था तब उनका तलाक हो गया था और वे जल्दी ही नए परिवारों में चले गए थे। वह अपने पिता और सौतेली माँ के साथ बड़ा हुआ। दोनों पक्षों से रिश्ता ठीक ठाक था और शादी में दोनों माता पिता आए थे, लेकिन हर कोई अपने नए पार्टनर और अपने बच्चों के साथ आया था। मम्मी, बस आराम कीजिए, मैं किचन से कुछ खाना भिजवाने का इंतजाम करता हूँ। ठीक होने के लिए आपको अच्छे से खाने की जरूरत है, जरूरत नहीं है। हमारे पास एक रसोइया और स्टाफ है, वे जल्द ही इसे खुद संभाल लेंगे। उसके लिए परेशान मत हो, बस यहाँ बैठो और मेरे साथ रहो। अब बताओ, कल तुम दोनों अपने हनीमून के लिए निकल रहे हो। मैंने सुना है कि आपका पहला पड़ाव हार्बर सिटी है। मुझे उस समय के बारे में बताने दो जब मैं पुराने दिनों में वहां गई थी। मम्मी, अभी हनीमून का समय बिल्कुल नहीं है। मेरे पास पूरे 1 महीने की छुट्टी है। मैं रुकना और आपके साथ रहना पसंद करूंगा। ये औरत सच में सबसे अलग है। सर्जरी के बाद अस्पताल के बिस्तर पर लेटे होने पर भी वह नहीं चाहती कि उसका परिवार उस पर मंडराता रहे। वह वास्तव में हमसे योजना के अनुसार हनीमून पर जाने के लिए कह रही है। बिल्कुल नहीं। 1 महीने की छुट्टी पाने के लिए एक शादी करनी पड़ी। जब हमने कहा था तो हम ऐसे ही नहीं जा सकते। ये सिर्फ एक टूटी हुई हड्डी है। मेरी देखभाल के लिए मेरे पास स्टाफ है। मुझे यहां तुम दोनों की जरूरत नहीं है। मम्मी, मेरे पास अभी भी सर्दियों और गर्मियों की छुट्टियां हैं। परिवार के साथ रहने से ज्यादा कुछ भी मायने नहीं रखता। एक बार जब आप बेहतर हो जाएंगी तो हमारे पास बहुत समय होगा। जहां तक हनीमून की बात है, ईमानदारी से कहूं तो मुझे इसे छोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। वैसे भी मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि विवियन के साथ ये अजीब होगा। अब मेरे पास न जाने का एक बिल्कुल सही कारण है। जब विवियन पहुंचती है तो वह हमें कांच की खिड़की से देखती है। वह मैडम स्टर्लिंग को वहां लेटे हुए मेरी कही किसी बात पर हंसते हुए देख सकती है। दरवाजा खुलता है। तुम आ गई। मम्मी, आप कैसा महसूस कर रही हैं? क्या दर्द हो रहा है? मैं ठीक हूं बेटा, ये एक मामूली सी प्रक्रिया थी। तुम्हारी माँ ने इससे भी बुरे तूफानों का सामना किया है। चिंता मत करो। मैं उन दोनों को कुछ स्पेस देने के लिए चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाता हूँ। मैं लाउंज में मुश्किल से बैठा ही होता हूँ कि तभी मुझे सुनाई देता है, कोई इस तरह कैसे गिर सकता है? आप लोग यहाँ किस तरह का काम चला रहे हैं? आप आंगन की नालियों को साफ भी नहीं रख सकते? वह सेकंड मैडम है। मैं उनकी आवाज को कहीं भी पहचान लूंगा। वह काफी युवा दिखती है, ज्यादा से ज्यादा 40 के दशक के मध्य की, और साफ तौर पर अच्छी देखभाल की गई है। विवियन, तुम्हारी माँ कैसी है? वह अभी अभी जागी है। देर हो रही है। बाहर सूरज लगभग ढल चुका है। उसने अभी तक खाना नहीं खाया है, लेकिन घर से खाना रास्ते में है। चलो, मुझे उन्हें देखने दो। जब आप एक निश्चित उम्र में पहुंच जाते हैं तो एक गिरावट वास्तव में आप में से सब कुछ निकाल सकती है। ये औरत वास्तव में गर्मजोशी से भरी, मृदुभाषी और सौम्य दिखती है। वैसा बिल्कुल नहीं जैसा मैंने सोचा था। वह इस तरह कैसे गिर सकती थी? क्या उसके साथ कोई नहीं था? मैडम स्टर्लिंग अभी विवियन के साथ बात ही कर रही थी। आओ आओ, यहाँ बैठो। जैसे ही मैंने सुना मैं तुरंत आ गई, और ऐसा हुआ कि आज हमारे घर पर पोर्क रिब सूप उबल रहा था, इसलिए मैं कुछ साथ ले आई। वे कहते हैं कि आपको ठीक होने के लिए वही खाना चाहिए जो आपको चाहिए, सही ना? खूब सारा शोरबा पियो, कुछ मांस खाओ, इससे हड्डी जल्दी जुड़ने में मदद मिलेगी। यहाँ सूंघो, ये कितना अच्छा है। तुम कितनी विचारशील हो। सिर्फ खुशबू ही मुझे भूखा बना देती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ ठीक ठाक घुल मिल जाते हैं, वरना मंजली मालकिन सूप लेकर यहाँ यूं अचानक न भागती। शायद मैं पहले अपनी तरफ से सोचकर कुछ ज्यादा ही गलत निष्कर्ष निकाल रहा था। कॉल्टन ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है।
आपके यहाँ ध्यान रखने के लिए मौजूद होने पर मुझे चिंता नहीं। तभी उनका पेट जोर से गुड़गुड़ाने लगता है। जाओ, अगर कुछ खा लो। चलो चलते हैं और कुछ खाते हैं। तुम्हारा क्या खाने का मन है? कुछ भी चलेगा, मुझे बस पेट भरना है। मेरी कोई खास पसंद नापसंद नहीं है। विवियन, क्या तुम इस जगह को लेकर पक्की हो? यही वाली। चलो अंदर चलते हैं। मैडम सर, ज़रा मेन्यू देख लीजिए। अंकल लिन, बस अपनी कुछ खास मशहूर डिशेज और एक पॉट चाय ले आइए। अभी लाया। इस जगह को कौन चलाता है? वह आदमी सिर्फ बावर्ची नहीं है, वह इस जगह का मालिक भी है। वह मेरे दादाजी का शागिर्द हुआ करता था। वह पहले एक बहुत बड़े और महंगे रेस्टोरेंट में हेड शेफ था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसने अपनी खुद की दुकान खोलने का फैसला कर लिया। मेरे दादाजी ने इसमें आधा पैसा लगाया था। अच्छा, तो तुम्हारे दादाजी शेफ थे? मुझे लगता है कि इसके पीछे ज़रूर कोई कहानी है। ये रेस्टोरेंट बाहर से भले ही साधारण सा दिखता है, लेकिन अंदर की सजावट और खाने के दाम बिल्कुल अलग ही कहानी बयां करते हैं। हाँ, दादाजी शेफ थे। उन्हीं के बनाए खाने की वजह से तो। वह बोलते बोलते रुक गई। ये सब पुरानी बातें हैं, अब इन्हें दोहराने का कोई फायदा नहीं। जाहिर तौर पर इसके पीछे कोई दर्दनाक बात छिपी है। मैं आगे और ना पूछने का फैसला करता हूँ। लीजिए, आपका खाना आ गया। मज़े से खाइए। शुक्रिया अंकल लिन। इसे चक्कर देखो, यह वाकई लाजवाब है। यहाँ इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ बिल्कुल ताज़ा है। सब्जियाँ हमारे अपने फार्म से आती हैं। कोई कीटनाशक नहीं, कोई रसायन नहीं, और मीट भी सबसे बेहतरीन क्वालिटी का है। जब भी तुम्हें खाने की शुद्धता की चिंता हो, सीधे यहाँ आ जाना। घर लौटते समय मैं थोड़ी देर झिझकते हुए आखिरकार बोल ही देता हूँ, कल की हार्बर सिटी की ट्रिप रद्द कर देते हैं। मम्मी अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में हमारा बाहर जाकर मजा करना ठीक नहीं लगता। ठीक है, हम नहीं जाएंगे। अस्पताल के कमरे में वापस पहुंचने पर देखा कि मैडम स्टर्लिंग सो चुकी हैं। उनकी और मंझली मालकिन की जरूर काफी लंबी बातचीत हुई होगी। वह थक गई थीं और जल्दी सो गईं। तुम दोनों घर जाओ, चिंता मत करो। अस्पताल के डायरेक्टर ने अभी अभी उनकी देखभाल के लिए 2 प्रोफेशनल केयरटेकर का इंतजाम कर दिया है, जो बारी बारी से ध्यान रखेंगे। वह सुरक्षित हाथों में है। वेरा और बाकी दोस्तों ने मुझे एक बार में बुलाया है। क्या तुम चल रहे हो? नहीं, मैं शराब नहीं पीता। मैं आराम करने घर जा रहा हूँ। ठीक है, मैं ड्राइवर लियो को तुम्हें लेने भेज देता हूँ। वह पास में ही है। उसे पहुंचने में कुछ ही मिनट लगेंगे। समझ गया। और हाँ, शराब जरा संभाल कर पीना। पी कर गाड़ी मत चलाना। उत्तर की तरफ से आती एक ठंडी हवा वातावरण में घुलती हुई दिन भर की पची कूची उमस को बहा ले जाती है। किसी ने कहा था कि किसी का ख्याल रखना ही असल खुशी का एहसास दिलाता है। मुझे लगता है कि अब मैं उस बात को समझने लगा हूँ। उसकी पलकें हल्की सी झपकती हैं और वह धीमी आवाज में जवाब देती है, मुझे पता है। ड्राइवर लियो इंतजार कर रहा है। बार में रेक्स जोर से पुकारता है, देखो आखिरकार कौन आया है। खुद बड़ी बॉस, हम कब से इंतजार कर रहे थे। आज रात तो तुम्हें सच में पीनी ही पड़ेगी। मेरे पति ने मुझसे संभल कर पीने को कहा है। तुम बार में फल खाने आई हो? हद है। अभी से उसकी हर बात मानने लगी। पीना सेहत के लिए बुरा होता है। तुम लोगों को भी कम कर देना चाहिए। ठीक है, अगली बार नहीं चलेंगे। उसकी जगह किसी डेजर्ट कैफे जाएंगे। और ये अपने पति के लिए भी एक ड्रिंक पैक करवा कर ले जा सकती है। शादी की छुट्टी से वापस लौटने के पहले ही दिन मुझे गैरेट का फोन आ जाता है। प्रोफेसर मार्श, आप छुट्टी पर क्यों हैं? शादी के बाद का 1 महीने का अवकाश। प्रोफेसर मार्श, अभी तो कोलाज शुरू ही हुआ है और आप गायब हो गए। डिपार्टमेंट ने आपकी क्लास लेने की जिम्मेदारी मुझे और एक दूसरे टीचर को सौंपी है। आपको अंदाजा भी है कि आपने हम पर कितना अतिरिक्त काम लाद दिया है। सच कहूं तो यह बात मेरे दिमाग में कभी आई ही नहीं, लेकिन हर कोई कभी ना कभी तो छुट्टी लेता ही है। और वैसे भी इसका इंतजाम कोलाज प्रशासन ने किया था। मैंने व्यक्तिगत रूप से यह काम आपको नहीं सौंपा था। मुझे अफसोस है। मुझे नहीं पता था कि डिपार्टमेंट हेड ये जिम्मेदारी खास तौर पर आप पर डाल देंगे। अगर आप कहें तो मैं किसी और टीचर से बात कर सकता हूँ। देखता हूँ कि क्या कोई और ये क्लास ले सकता है। तकलीफ मत उठाइए। मैं समझ रहा हूँ कि बात क्या है। आप जानते थे कि मैं जल्द ही अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए पैटर्निटी लीव पितृत्व अवकाश लेने वाला हूँ, और आप मेरी छुट्टी से पहले ही मुझसे बदला लेना चाहते थे। मुझे नहीं पता कि आपने पीछे से क्या सोर्स सिफारिश लगाई जो इस तरह अचानक छुट्टी पर चले गए और जानबूझकर अपनी सारी क्लासेस मुझ पर लाद दी। कॉल कट जाती है।
बिना कोई सच जाने सीधे सबसे बुरे नतीजे पर पहुंच जाना। कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है? दामाद जी, क्या हुआ? अस्पताल से मैडम स्टर्लिंग को लाने के बाद मैं पूरी सुबह हवेली में ही था। मम्मी, बात दरअसल ये हुई। आज सुबह अचानक गैरेट का फोन आया। उसने न सिर्फ मुझ पर सिफारिश लगाकर छुट्टी लेने का आरोप लगाया, बल्कि यह दावा भी किया कि मैंने जानबूझकर अपनी सारी क्लासेस उस पर थोप दी है। वह खुद को समझता क्या है? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे इस लहजे में बात करने की? सच में, क्या लोग बड़ों की तरह बैठकर शांति से बात नहीं कर सकते? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मम्मी इसे संभाल लेगी। ओल्ड जू, तुमने इस मामले में बहुत लापरवाही बरती है। मेरे दामाद ने थोड़ी सी छुट्टी क्या ले ली? तुम इसे चुपचाप आपस में नहीं सुलझा सकते थे? अब पूरे कैंपस में यह बात फैल गई है कि उसने ऊपर तक सिफारिश लगाकर मंजूरी ली है। और उसकी क्लासेस ऐसे इंसान को क्यों सौंपी जो खुद जल्द ही पैटर्निटी लीव पर जाने वाला है? मैं कोई खास तवज्जो देने को नहीं कह रही हूं, लेकिन तुम भी तो बात को समझते ही हो ना। तुम्हारी बेटी की आखिरकार शादी हुई है। क्या उन दोनों को एक दूसरे को समझने और आपस में रिश्ता बनाने के लिए थोड़ा वक्त नहीं चाहिए? वरना हमें नाती पोते कैसे मिलेंगे? भगवान के लिए देखो, वह नवविवाहित जोड़ा अभी भी अलग अलग कमरों में सो रहा है। अगर मैं इस बात की चिंता नहीं करूंगी तो कौन करेगा? और ये मत भूलो कि स्टर्लिंग परिवार हर साल इस कोलाज को बड़ा दान देता है। क्या मेरे दामाद को थोड़ी सी छुट्टी देना वाकई बहुत बड़ी बात है? उन 2 सब्स्टिट्यूट अध्यापकों को थोड़ा बोनस दे दो। क्या यह दुनिया का सबसे आसान समाधान नहीं है? क्या यह मामला सच में इतना उलझा हुआ है? अब मेरी बात सुनो, किसी को कहकर इसे ठीक से सुलझाओ। चिंता मत करो, प्रिंसिपल शू सब संभाल लेंगे। मुझे उन लोगों से बहुत चिढ़ हुआ करती थी जो काम निकलवाने के लिए सोर्स सिफारिश का सहारा लेते थे, लेकिन इस 1 महीने का चैन से मजा लेने की खातिर वापस लौटने पर मैं उन दोनों सब्स्टिट्यूट अध्यापकों के लिए कुछ अच्छा उपहार जरूर लेकर जाऊंगा। मम्मी, चलिए मैं आपको थोड़ी देर टहला लाता हूँ। आज ज्यादा धूप नहीं है, बस एक छोटी सी सैर। ठीक है, चलो चलते हैं। आज बादलों वाला दिन है, सीधी धूप नहीं है, टहलने के लिए बिल्कुल सही मौसम है। स्टर्लिंग परिवार का यह विशाल घर शहर के एक बेहद शांत इलाके में स्थित है, लेकिन फिर भी यह स्कूलों, अस्पतालों या किसी भी जरूरतमंद जगह से ज्यादा दूर नहीं है। मैं मैडम स्टर्लिंग के साथ पेड़ों से घिरे एक शांत रास्ते पर धीरे धीरे टहलता हूं। कोल, मुझे पता है कि तुम दोनों अलग अलग कमरों में सो रहे हो। तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं सब जानती हूं। ये पक्का विवियन की ही हरकत होगी। वह पिछले कुछ दिनों से काम में बहुत बिजी रही है और मैं भी अभी अभी अस्पताल से लौटी हूं। लेकिन आज रात जब वह यहाँ आएगी तो मैं उससे इस बारे में सख्ती से बात करूंगी। शादीशुदा जोड़े का अलग अलग सोना ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। आज रात तुम दोनों यहीं रुकोगे और उसी के पुराने कमरे में सोओगे। अरे नहीं, सच कहूं तो मुझे अलग अलग कमरों में सोने से कोई एतराज नहीं है। और वैसे भी यह विचार सबसे पहले असली वाली आत्मा का ही था। अब विवियन के मुंह खोलते ही सारा दोष उस पर डाल देना। क्या इससे मेरी पूरी पोल नहीं खुल जाएगी? लेकिन मेरी चुप्पी का कुछ और ही मतलब निकाल लिया जाता है। तुम बहुत सीधे और सहनशील हो, हमेशा उसकी हर बात मान लेते हो और कभी अपने दिल की बात नहीं कहते। आज रात तो मैं उससे तुमसे माफी मंगवा कर ही रहूंगी। मम्मी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। शादी से पहले हम सिर्फ एक बार मिले थे। हम एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं हैं और वह हमेशा काम में व्यस्त रहती है। हम धीरे धीरे एक दूसरे को समझ सकते हैं। नहीं नहीं, विवियन ने कुछ गलत नहीं किया है। तुम दोनों को भले ही कोई जल्दी ना हो, लेकिन मुझे है। अपने ससुर जी और मुझे देखो, उम्र बढ़ने के साथ साथ इंसान बस अपने बच्चों को घर बसाते और नाती पोतों को अपने आसपास देखना चाहता है। और तुम्हारे ससुर जी, अगर उनके पास खिलाने के लिए नाती पोता होता तो वो इस तरह लगातार घूमने न भागते रहते। हमारी उम्र ढल रही है, बस इसीलिए हम थोड़ा दबाव बना रहे हैं। हमने हमेशा समझदार माता पिता बनने की कोशिश की है। हम बस यही चाहते थे कि हमारी बेटी खुश रहे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, ऐसा लगता है कि बहुत से काम अधूरे छूट गए हैं, कोई कमी सी रह गई है। इस परिवार में कोई राज सिंहासन तो है नहीं जिसे आगे सौंपना हो, लेकिन बहुत संपत्ति है और उसे यूं ही बाहरी लोगों के हाथों में नहीं जाने दिया जा सकता। ये बात गलत भी नहीं है। स्टर्लिंग परिवार इस शहर के सबसे ताकतवर और अमीर घरानों में से एक है। वाकई बहुत कुछ दांव पर लगा है और इस पूरी विरासत को आगे ले जाने के लिए सिर्फ एक ही बेटी है,
तो जाहिर है वे चिंता करेंगे ही। लेकिन मूल कहानी में तो यह सब कुछ परिवार की दूसरी शाखा चचेरे भाइयों के हाथों में चला जाता है। मम्मी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। अरे, मैं तुमसे अभी किसी चीज का वादा करने को नहीं कह रही हूं। मैं तो बस इतना चाहती हूं कि तुम इस शादी को गंभीरता से लो। तुमने कोई मुश्किल लाते ही अलग होने के इरादे से शादी नहीं की थी। दो लोगों को एक दूसरे के साथ ढलने में समय और मेहनत लगती है। मेरी बात का बुरा मत मानना। इस परिवार में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें करना बेहद जरूरी है। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि हमने जो खड़ा किया है उस पर कितनों की नजरें खड़ी हुई हैं? तुम्हारे ससुर और मैंने शून्य से शुरुआत की थी। ये सब पाना आसान नहीं रहा है। विवियन जब छोटी थी तो उसे अपने दादाजी के साथ खाना बनाना बहुत पसंद था। प्राइमरी स्कूल के दिनों में उसका सपना शेफ बनने का था। उसके पिता ने इस पर रोक लगा दी और उसे अच्छी खासी डांट पिलाई। उसके बाद उसके पिता ने जानबूझकर उसे दादाजी से दूर रखा और उसके दिमाग में बिजनेस की बातें भरनी शुरू कर दी। ये सब इसलिए ताकि एक दिन वह इस परिवार को आगे बढ़ा सके। मुझे उसके लिए भी बुरा लगता है, लेकिन ये वह जिम्मेदारी है जिसके साथ उसने जन्म लिया है। मैं चुपचाप बैठकर तब तक सुनता रहता हूं जब तक वह अपनी बात पूरी नहीं कर लेती। एक उलझी हुई सी भावना मुझ पर हावी हो जाती है। मैडम स्टर्लिंग कहती हैं कि उन्होंने शून्य से सब कुछ बनाया। फिर यह सब अंत में चचेरे भाइयों के हाथों में कैसे चला जाता है? क्या वाकई ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आगे वारिस संभालने वाला कोई नहीं था? कोई ताज्जुब नहीं कि डिनर पर दादाजी का जिक्र आते ही विवियन के चेहरे पर दर्द क्यों झलक आया था। उस घटना ने उस पर गहरा असर छोड़ा होगा और शायद यही वजह है कि उसकी बच्चे पैदा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मम्मी, मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूं। हमारी अभी अभी शादी हुई है। थोड़ा वक्त तो लगता ही है और बच्चा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें जल्दबाजी की जाए। हम दोनों में से कोई भी अभी इसके लिए तैयार नहीं है। मैंने शादी से पहले हुए मेडिकल चेकअप में तुम दोनों की रिपोर्ट्स देखी हैं। तुम दोनों बिल्कुल सेहतमंद हो, जवान हो और तुम दोनों के बीच की केमिस्ट्री भी कमाल की है। जितना जल्दी हो सके बच्चा कर लेना ही सही रहेगा। मैडम स्टर्लिंग को देखकर साफ लग रहा है कि वह मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं है। मेरे पास कहने को शब्द ही नहीं बचे। उसी शाम उम्मीद के मुताबिक विवियन को वापस बुला लिया जाता है। अपने कमरे में जाओ और एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिताओ। अगर सिर्फ बातें भी करो तो भी ठीक है। विवियन मैडम स्टर्लिंग को दुखी नहीं करना चाहती, इसलिए वह उठती है और मुझे पीछे आने का इशारा करती है। मैं बेडरूम में जाकर सोफे पर गिर सा जाता हूं और अपने दिमाग में चल रही उथल पुथल के बीच फोन स्क्रॉल करने लगता हूं। डिनर पर मैडम स्टर्लिंग ने विवियन को अच्छी खासी फटकार लगाई थी कि उसने शादी की पहली रात मुझे अकेले कैसे छोड़ दिया। विवियन ने इसका कोई विरोध नहीं किया। उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस शांत रहकर सुनती रही। शायद उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि अलग अलग कमरों में सोने की बात शुरू किसने की थी। दादी ने आज तुमसे काफी बातें की। हाँ, मैं उन्हें सैर पर ले गया था। वह नाती पोतों के बारे में काफी बातें कर रही थी। चलो उस बारे में बात नहीं करते। क्या तुमने दादी को बताया कि मैंने तुम्हें अकेले छोड़ा था? नहीं, उन्होंने खुद ही यह बात छेड़ी थी और तुमने उन्हें सच नहीं बताया। तो तुम क्या करना चाहते हो? वापस अलग कमरों में सोना चाहते हो या शादीशुदा जोड़े के तौर पर अपने फर्ज निभाना शुरू करना चाहते हो? ये कोई बुरा विचार भी नहीं है। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया था। मुझे इस सब का कोई अनुभव भी नहीं था। विवियन बेहद खूबसूरत है, मैं भला ना क्यों कहूंगा। जरूरी नहीं कि हम बच्चे पैदा करें, लेकिन एक असली शादी तो असली ही रह सकती है। हम बस सावधानी बरतेंगे। बच्चे तो दादी ने तुमसे जायदाद और वारिस तक की बात कर ली। क्या यह सब बच्चे के जरिए अपनी जगह पक्की करने के लिए है? मेरा वो मतलब नहीं। मैं तो सिर्फ शादी वाले हिस्से की बात कर रहा हूं। भूल जाओ इसे। आज रात मैं सोफे पर ही सो जाऊंगा। जब हम वापस जाएंगे तो तुम्हें कमरा शेयर करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही मम्मी से कह दिया है कि कोई जल्दबाजी नहीं है। मुझे तुरंत अपने कहे पर पछतावा होता है। मैंने हाँ क्यों कही? मैंने तो एक तरह से अगले कुछ सालों के लिए खुद को ही फंसा लिया। बच्चे पैदा करना मेरी योजना में शामिल नहीं है और मेरा इरादा कभी अलग सोने का था ही नहीं। वह तो तुम्हारा ही विचार था। मैंने तुम्हारी पसंद का सम्मान किया। अगर तुम सिर्फ मम्मी की बातों में आकर यह सब कर रहे हो तो तकलीफ मत उठाओ।
मुझे किसी चीज के लिए जबरदस्ती करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। रही बात शादी की, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे दो परिवारों का यह बंधन बिजनेस के फायदों से जुड़ा हुआ है। उसे इस तरह से साफ साफ बातें कहते सुनकर मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ जाती है। मैं इस कहानी में सिर्फ अपनी जिंदगी जीने आया हूं। मैं बस इस पल में जीना चाहता हूं। दादी के दबाव में आकर मैंने ऐसा नहीं कहा था। मुझे सच में लगा कि उनकी बात में दम था। अगर तुम इसे इसी नजरिए से देखना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। और वैसे भी शादी के फर्जों से कोई हमेशा के लिए नहीं भाग सकता। जब तक हम तलाक नहीं ले लेते तब तक कभी ना कभी इस शादी का कोई ना कोई मतलब तो निकलना ही होगा। क्या वह दिल से कह रही है या सिर्फ वही बोल रही है जो उसे लगता है कि मुझे सुनना चाहिए? वह बिना पलक झपकाए मेरी आंखों में दिखती है। मेरे अंदर कुछ हलचल सी होती है। मैं चलकर उसके पास जाता हूँ और उसे धीरे से बिस्तर पर लिटा देता हूँ। मुझे महसूस होता है कि वह एकदम अकड़ गई है। शांत हो जाओ। आज रात हम किसी चीज के लिए तैयार नहीं हैं। मैं तुम्हें छूंगा भी नहीं। चलो बस सो जाते हैं। अगली सुबह जब मेरी आंख खुलती है तो मेरे पास वाला बिस्तर खाली होता है। मैं फ्रेश होकर नीचे जाता हूँ। कोल, तुम उठ गए? आओ बैठो। क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? बहुत अच्छी नींद आई सच में। आज शनिवार है। तुम दोनों में से किसी को काम नहीं है। क्यों ना तुम दोनों किसी छोटी सी डेट पर चले जाओ। परिवार की अपनी एक बहुत खूबसूरत टूरिस्ट जगह है। विवियन से कहो तुम्हें घुमा लाए। ठीक है। मैडम स्टर्लिंग की उम्र हो चली है और अगर हाँ कहने से उन्हें खुशी मिलती है तो मैं बहस नहीं करने वाला। मुझे लगा था कि कोई भी विवियन से उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करवा सकता, लेकिन विवियन अपनी मां के प्रति वाकई बहुत समर्पित है। मुझे उनके इस रिश्ते से थोड़ी जलन होने लगती है। मैं कार की खिड़की से टिककर बाहर धुंधलाते शहर को देखते हुए अपने ख्यालों में खो जाता हूं। जब से मैं इस दुनिया में आया हूं, असली आत्मा के माता पिता ने शादी के अगले दिन सिर्फ एक मैसेज भेजा था, तुम इतनी दूर हो, अपनी नई पत्नी को यहां तक लाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कोई खबर नहीं। दिल के किसी कोने में मुझे भी पारिवारिक गर्माहट की चाहत है, लेकिन असली आत्मा के माता पिता का बचपन में ही तलाक हो गया था और वह ज्यादातर अकेला ही बड़ा हुआ। फिर भी एक फालतू दोपहर में मैंने दोनों परिवारों से मिले शादी के गिफ्ट्स का हिसाब लगाया और उन्हें कैश में बदला। वह 100 मिलियन 10 करोड़ से भी ज्यादा निकला। नकद पैसों के अलावा प्रॉपर्टी और कंपनियों के शेयर भी थे। दोनों में से किसी भी परिवार पर निर्भर रहे बिना भी मैं अपनी बाकी की जिंदगी बेहद आराम से गुजार सकता था। हो सकता है कि असली आत्मा अपने माता पिता के करीब न रही हो, लेकिन उन्होंने उसे कभी पैसों की कमी नहीं होने दी, एक पाई की भी नहीं। फिर मैं अपनी पिछली जिंदगी के अपने असली माता पिता के बारे में सोचता हूँ। उन्होंने मेरे लिए उंगली तक नहीं हिलाई, यहाँ तक कि कॉलेज की फीस भी नहीं दी। ट्यूशन की हर रसीद मैंने खुद पार्ट टाइम काम करके भरी थी और नौकरी मिलने के बाद भी मैं घर पैसे भेजता रहता था। मुझे पता ही नहीं चला कि कार रिजॉर्ट की पार्किंग में कब आकर रुक गई। तुम क्या सोच रहे हो? हम पहुंच गए, चलो चलें। मैं अपने गालों पर हल्की सी थपकी देता हूं। मैं बार बार उन पुरानी बातों में क्यों खो जाता हूं? अभी मेरी जिंदगी अच्छी चल रही है, मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं बाहर निकलता हूं और मुझे बड़े बड़े कपूर कैंपर के पेड़ों की एक कतार दिखती है। मैं फोटो खींचने के लिए रुक जाता हूं। उतनी देर में विवियन टिकट काउंटर पर जाकर स्टाफ से कुछ बात करने लगती है। मुझे नहीं पता कि वह क्या कह रही है। विवियन, कोल। मुझे तुरंत समझ आ जाता है, यह रिवर स्टर्लिंग है, विवियन का छोटा चचेरा भाई, परिवार की दूसरी शाखा का सबसे छोटा बेटा। ज्यादा सही कहें तो वह गोद लिया हुआ बेटा है। कहानी में इसका जिक्र था। जब रिवर 6 साल का था तब उसके असली परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मंजली मालकिन ने उसे गोद ले लिया और वह पूरे परिवार का दुलारा बन गया। सबसे छोटा, प्यारे स्वभाव का और सबका मन मोह लेने वाला होने के कारण वह बड़े बुजुर्गों का चहेता था और भाई बहनों ने उसे सिर पर चढ़ा रखा था। नौकरी कैसी चल रही है? बिजी हो? बहुत बढ़िया। गर्मियों की भीड़ भाड़ अभी खत्म ही हुई है। विवियन डैड से कहकर मुझे यहाँ पोस्टिंग दिलवाने के लिए शुक्रिया। मुझे यहाँ काम करना बहुत पसंद आ रहा है। जब तक तुम खुश हो सब ठीक है। आज शनिवार है तो कोल और मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ थोड़ा घूम लिया जाए। परफेक्ट। मैं आप दोनों को पूरा रिजॉर्ट घुमाता हूँ। वैसे भी अभी मैं फ्री हूँ।
आप दोनों को अक्सर ऐसा करते रहना चाहिए। बस बाहर निकलिए और मजे कीजिए। सच कहूं तो मैडम स्टर्लिंग के कहने पर ही हम यहाँ आए हैं। अगर हम पर छोड़ दिया जाता तो शायद हम आते ही नहीं। हम गोल्फ कार्ट की पिछली सीट पर बैठ जाते हैं और रिजॉर्ट में घूमते हुए रिवर की बातें सुनते हैं। रास्ते भर के नजरें बेहद खूबसूरत हैं और जगह जगह तय किए गए जोन में पर्यटकों ने पिकनिक के लिए टेंट लगा रखे हैं। विवियन, कोल, क्या आप लोग रात को यहीं रुकना चाहेंगे? यहाँ के ट्री हाउस पेड़ पर बने घर बहुत खास हैं। शाम के समय यहाँ से ढलता हुआ सूरज बहुत खूबसूरत दिखता है और रात में ढेर सारे तारे और जुगनू। सच में, क्या हम सच में रुक सकते हैं? मैं आगे देखता हूँ और वहां एक लकड़ी का ट्री हाउस बना हुआ है। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां हैं और नीचे आने के लिए स्लाइड फिसलने वाली पट्टी। वहां एक झूला भी है। ट्री हाउस में एक बड़ी सी पारदर्शी खिड़की है जिसके ऊपर सुंदर हवा से बचने वाले झुमके विंड चाइम्स लटक रहे हैं। वहां सच में रुकने का विचार मुझे सोचकर ही बहुत खुशी हो रही है। बिल्कुल रुक सकते हैं। ये हमारे परिवार की ही प्रॉपर्टी है। कोल अपनी पसंद का कोई भी ट्री हाउस चुन सकता है। तुम देख लो, हम आज रात यहीं रुक रहे हैं। टर्न हाउस कीपिंग की टीम रोज सफाई करती है। मैं अभी किसी से कहकर कुछ अतिरिक्त सामान ऊपर भिजवा देता हूँ। वह मेरी तरफ देखकर आंख मारते हुए अपनी बात खत्म करता है। वह आंख मारना बिल्कुल भी मासूमियत भरा नहीं था। हम दोपहर के खाने के लिए रेस्टोरेंट जाने से पहले रिजॉर्ट की कुछ और जगहें देखते हैं। विवियन, कोल, दोपहर में मेरी एक मीटिंग है। मैं आप लोगों के साथ नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मैंने ट्री हाउस तैयार करवा दिया है। आप पहले वहां आराम कर सकते हैं और बाद में घूम सकते हैं। तुम अपना काम करो, हम अपने आप घूम लेंगे। विवियन मेरे पीछे पीछे चलने लगती है। मुझे सोच में डूबा हुआ देखकर उसके होठों के कोने हल्के से मुस्कुरा उठते हैं। बचपन में उसका हर दिन एक जैसा ही होता था। खाना, सोना, स्कूल जाना या फिर किसी दूसरी एक्स्ट्रा क्लास के रास्ते में होना, वरना ऑफिस। वह हमेशा अपनी क्लास की उन सहेलियों से जलती थी जिनके माता पिता उन्हें ट्रिप पर ले जाते थे। उन बच्चों से जलती थी जो स्कूल के बाद मूवी देखने या दोस्तों के साथ शॉपिंग करने जा सकते थे। उसकी किशोरावस्था, टीनेज में ऐसी कोई याद नहीं थी जिसे वह सुहानी कह सके। फिर जैसे ही वह बालिग हुई, उसके पिता ने कंपनी की जिम्मेदारियां एक एक करके उसे सौंपनी शुरू कर दी। हर जिम्मेदारी के साथ उसके कंधों का बोझ बढ़ता गया। यह तो बस पिछले 2 सालों की बात है। जब उसने 2 काबिल मददगार सहायक तैयार कर लिए, तब जाकर उसे थोड़ा सुकून का सांस लेने का वक्त मिला है। परिवार के साथ ऐसा एक दिन बिताना उसके लिए यह पहली बार था। विवियन, जल्दी करो और दरवाजा खोलो। मुझे अंदर से देखना है। रिवर जाने से पहले चाबी विवियन को दे गया था। मुझे नहीं पता कि वह पीछे क्या कर रही है और इतनी देर क्यों लगा रही है। उसकी मुस्कान सच में बहुत खूबसूरत है। मैं दरवाजा खोलता हूं और पहली चीज जो मुझे दिखती है वह है एक बड़ा सा बिस्तर जो बेहद नरम लग रहा है। मैं पास जाता हूं तो देखता हूं कि 2 जोड़े ताजा धुले और तहे किए हुए नाइट सूट पायजामे रखे हैं और उनके बगल में एक छोटा सा डिब्बा रखा है। इस पर साफ साफ रिवर का नाम लिखा दिखता है। कोई ताज्जुब नहीं कि वह लड़का मुझे उस तरह से क्यों देख रहा था। तो उसके कहने का यह मतलब था, बड़ा समझदार लड़का है। विवियन ने भी इसे देख लिया है। उसके चेहरे के भाव भले ही शांत हैं, लेकिन गालों पर आती हल्की सी लाली उसका राज खोल देती है। तुम पहले जाकर फ्रेश हो लो, नहा लो। मुझे लगा हम झपकी लेने वाले थे। दोपहर के खाने के बाद मुझे थोड़ा भारीपन महसूस हो रहा है और सुबह जल्दी उठने की वजह से मैं सच में बहुत थका हुआ हूँ। मैं नाइट सूट उठाता हूँ और सीधे बाथरूम में चला जाता हूँ। जब मैं बाहर आता हूँ तो विवियन सोफे पर बैठकर कुछ पढ़ रही होती है। तुम सो नहीं रही हो? तुम पहले सो जाओ, मैं नहा कर आती हूँ। मैं उसकी बात मान लेता हूँ और लेट जाता हूँ। कुछ ही मिनटों में मुझे गहरी नींद आ जाती है। विवियन नहा कर आती है और मेरे बगल में लेट जाती है। नींद में ही मैं करवट लेता हूँ और मेरी टांग लगभग उसके ऊपर आ गिरती है। विवियन एक ठंडी सांस भरती है, उठती है और अपनी किताब लेकर वापस सोफे पर चली जाती है। जब मेरी आंख खुलती है तो मैं खुद को बिस्तर के बिल्कुल कोने में पाता हूँ। विवियन, विवियन। वह अपनी आंखें खोलती है। क्या मैंने तुम्हें धक्का दे दिया था? क्या मैं रिवर से कहकर दूसरा कमरा सेट करवाऊं? जरूरत नहीं है। एक स्थिर शादी हम दोनों के परिवारों के बिजनेस के लिए अच्छी है। अगर बाहर यह खबर फैली कि हमारे बीच सब ठीक नहीं है, तो इससे
कंपनी के शेयर के दामों पर असर पड़ सकता है। हमें लोगों के सामने दिखावे का ध्यान रखना चाहिए। उस शाम मैं बिस्तर पर लेटा खिड़की से बाहर आसमान को घूर रहा होता हूँ। विवियन, क्या तुम्हें पता है कि इनमें से सप्तऋषि बिग डे पर कौन से तारे हैं? हम मुझे पता है। तो फिर मुझे उंगली से इशारा करके दिखाओ। 10 मिनट बाद रिजॉर्ट का मैनेजर किसी के हाथ एक दूरबीन टेलीस्कोप ऊपर भिजवाता है। विवियन उसे ध्यान से सेट करती है, फिर मुझे पास आने का इशारा करती है। मैं देखने के लिए आगे झुकता हूँ। वाह, कितना साफ दिख रहा है, सच में अद्भुत। वह ओरियन काल पुरुष है। वे एक कतार में 3 तारे। वह उसकी बेल्ट है। विवियन, शुक्रिया। यह अब तक का सबसे खूबसूरत आसमान है जो मैंने देखा है। बैकग्राउंड में धीमा संगीत बज रहा है। विवियन, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। अगली सुबह रिवर नाश्ते के वक्त मुझे ढूंढता हुआ आता है और अपनी भौहें मटकाता है। तो कैसी रही बीती रात? मजा आया। मैं दूध का एक घूंट लेता हूँ और सीधे सपाट चेहरे से जवाब देता हूँ, कैसा मजा? रिवर धीरे से पलकें झपकाता है। रात इतनी खूबसूरत थी, ट्री हाउस का माहौल एकदम परफेक्ट था। कुछ भी नहीं हुआ। मैंने तुम्हारे लिए सब सेट करके रखा था। क्या तुमने उसमें से कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया? हम दिन भर घूम कर थक चुके थे। हमने शावर लिया और सो गए। दिन भर रिजॉर्ट में घूमने के बाद किसके पास इन सब चीजों की हिम्मत बचती है? वैसे असल में हुआ यह था, मैं बाथरूम में ठंडे पानी से नहाने चला गया और जब वापस आया तो विवियन को असिस्टेंट ब्लैक का फोन आ गया था। वह आधी रात तक अपने लैपटॉप पर काम करती रही। इस बीच मैंने पूरी रात दूरबीन को गले लगाकर तारों को ताकते हुए बिताई। ठीक है, मैं तो सच में तुम दोनों के लिए उम्मीद लगाकर बैठा था। मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से बीती रात एक ऐसी रात है जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। पुलिस स्टेशन से वापस आकर मैडम स्टर्लिंग मुझे बताती हैं कि उनकी एक पुरानी सहेली उन्हें कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले गई है, इसलिए मुझे कुछ समय के लिए हवेली जाने की जरूरत नहीं है। मैडम स्टर्लिंग सच में मिसाल है। टूटा हुआ हाथ भी उन्हें घर पर नहीं रोक सकता। मैं 2 दिनों तक बिस्तर पर लेटा रहा और अब मैं इससे पक चुका हूं। मुझे करने के लिए कुछ चाहिए। किताबें पढ़ने और लेक्चर स्लाइड रिवाइज करने के अलावा असली आत्मा को नियमित कसरत करने की आदत थी। मुझे टेनिस पसंद है। शायद मुझे रैली करने साथ खेलने के लिए कोई पार्टनर मिल जाए। एन मौके पर रेक्स का फोन आ जाता है। कोल, मुझे बचा लो। क्या हुआ? कोलाज के ये बच्चे, मैं घर बैठे बैठे बोर हो चुका हूँ। अगर मैं इस घर से बाहर नहीं निकला तो मैं सड़ जाऊंगा। मैंने परसों रिजॉर्ट से तुम्हारी पोस्ट देखी थी। मुझे बहुत जलन हो रही थी, लेकिन वीकेंड पर बच्चे घर पर होते हैं और मैं कहीं नहीं जा सकता। मुझे पता था कोई असली इमरजेंसी नहीं है, बस ऐसे ही बेचैनी हो रही है। क्या तुम टेनिस खेलना चाहते हो? एकदम सही समय, जब जरूरत हो तभी सही चीज मिल गई। हाँ, मेरे घर पर कोर्ट है, बस हम दोनों होंगे। कोई रुकावट नहीं, जितनी देर चाहें खेल सकते हैं। परफेक्ट, मैं अभी आता हूँ। एक ही कॉल में कोर्ट और पार्टनर दोनों का इंतजाम हो गया। रेक्स ज्यादा दूर नहीं रहता, कार से आधा घंटा लगता है। मैं ड्राइवर लियो से मुझे छोड़ने के लिए कहता हूँ। मैं अलमारी में जल्दी से ढूंढता हूँ, लेकिन खाली हाथ रहता हूँ। असली आत्मा को खेलों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए कोई सही कपड़े नहीं है। मैं ड्राइवर लियो से कहता हूँ कि पहले मुझे मॉल ले चले ताकि मैं 2 आरामदायक टेनिस आउटफिट खरीद सकूं और फिर रेक्स के घर छोड़ दे। हम धीरे धीरे शुरुआत करते हैं, अपनी लय पकड़ते हैं। रेक्स मुस्कुराता है और कहता है, ये तो बस वार्म अप है, तैयार हो जाओ। टेनिस गेंदों की आवाज हवा में गूंजने लगती है। आज बहुत मजा आया। तुम्हें किसने सिखाया? क्या तुम्हारा कोई कोच था? मैं जल्दी से यादों को टटोलता हूँ। असली आत्मा कोलाज में एक टेनिस क्लब में शामिल हुई थी और कुछ समय तक खेली थी, लेकिन कभी गहराई से नहीं सीखी, इसलिए वह इसमें बहुत आगे नहीं बढ़ पाया था। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली आत्मा अमीर खानदान से थी। कोच होना कोई हैरान करने वाली बात नहीं होती। नहीं, बस कोलाज में ही थोड़ा बहुत सीख लिया था। खैर, तुम वाकई बहुत अच्छा खेलते हो। तुम्हारा फॉर्म भी एकदम पक्का है। मैं तुम्हें बाद में फुटेज दिखाऊंगा। तुम कोर्ट पर बहुत शानदार लग रहे हो। मेरे आने के रास्ते में रेक्स ने मुझे एक मैसेज भेजा था। कोल, क्या तुम्हें मेरे शूट करने और पोस्ट करने से कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने बिना दोबारा सोचे हाँ कह दिया था। तो जिस पल से मैंने कदम रखा, वह कैमरा चला रहा था। हम एक ब्रेक लेते हैं, नहाते हैं, कपड़े बदलते हैं और फुटेज देखने के लिए सोफे पर बैठ जाते हैं। कोल,
तुम तो कोलाज के हीरो लग रहे हो। फिर रेक्स मेरी फिजिक शरीर की तारीफ करने लगता है। इन टांगों को देखो, मसल्स की ये शेप देखो। जवानी चीज ही अलग होती है। और पैसा, जब आपके पास पैसा होता है तो आप जो चाहें हासिल कर सकते हैं। और आपका खाली समय सच में जिम सेशन, स्विमिंग, पर्सनल ट्रेनर्स में जाता है। कोई ताज्जुब नहीं कि तुम ऐसे दिखते हो। वैसे रेक्स खुद भी काफी हैंडसम है। रेक्स, तुम भी उतने ही हैंडसम हो। ये एनर्जी देखो, एकदम कड़क मर्दाना। वो हंसता है। अरे आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली मर्दाना क्या होता है। कैमरा पूरे समय चल रहा होता है और ये सब उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। रेक्स के घर दोपहर के खाने के बाद मैं घर लौटता हूं और झपकी लेता हूं। जब मेरी आंख खुलती है तो मेरे फोन पर शॉर्ट वीडियो ऐप 99+ अनरीड नोटिफिकेशन दिखाता है। मैं इसे खोलता हूं। मैसेज और कमेंट्स पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं। रेक्स ने मेरे निकलते ही वीडियो एडिट करके पोस्ट कर दिया था और मेरे अकाउंट को टैग कर दिया था। तो ये होता है लाखों फॉलोअर्स होने का मतलब। मैं तो वायरल हो गया हूं। हे हैंडसम, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? कोई और मेरे मैसेंजर में लिखता है। हैंडसम, रोजमर्रा की चीजें और पोस्ट किया करो। हमें भी देखने का मजा लेने दो। आपकी फिजिक तो कमाल की है। क्या आप अपने वर्कआउट टिप्स शेयर कर सकते हैं? पर टेनिस आउटफिट कहाँ का है? लिंक प्लीज। इतने सारे हैं कि जवाब देना मुमकिन नहीं। कोई और पूछती है कि क्या मैं बता सकता हूं कि इसे कहां से खरीदना है। वह अपने बॉयफ्रेंड के लिए लेना चाहती है। रेक्स का फोन आता है। कोल, क्या तुमने वीडियो देखा? तुम वायरल हो गए हो। मैंने देखा। मैंने अभी अपना अकाउंट देखा और लगभग सोफे से गिर ही पड़ा था। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। लोग तो कपड़ों का लिंक तक मांग रहे हैं। मुझे इसके लिए अफसोस है। क्या इससे तुम्हें कोई परेशानी हुई है? अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं इसे हटा देता हूं। नहीं नहीं, रहने दो। सच कहूं तो तुम्हारा क्या ख्याल है अगर मैं अपना एक चैनल शुरू करूं? फैशन, फिटनेस, इस तरह की चीजें। ये शॉर्ट वीडियो का दौर है। सच कहूं तो मैं इसे ट्राई करना चाहता हूं। बिल्कुल करो। रातों रात फॉलोअर्स के इस धमाके और रेक्स के हौसला बढ़ाने से मैं पूरी तरह से मैदान में उतरने के लिए तैयार हूं। इस बीच शहर के दूसरी तरफ स्टर्लिंग ग्रुप की बिल्डिंग में विवियन एक मीटिंग के बाद लिफ्ट से बाहर निकलती है और कॉरिडोर से गुजरते हुए उसे सेक्रेटरी ऑफिस में फुसफुसाहट सुनाई देती है। क्या तुमने रेक्स का लेटेस्ट वीडियो देखा? उसका टेनिस पार्टनर कितना हैंडसम है। कमेंट्स तो एकदम पागल हो चुके हैं। सुना है वह यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। रेक्स ने उसके पर्सनल अकाउंट को टैग भी किया था, लेकिन अकाउंट पर कुछ भी नहीं था। कमेंट्स में सब पूछ रहे हैं कि क्या वह सिंगल है, लेकिन रेक्स ने जवाब दिया कि वह शादीशुदा है। मुझे हैरानी होती है कि किस खुशकिस्मत लड़की ने उसे पाया होगा। वह जो टेनिस आउटफिट पहने हुए है वह एक लग्जरी ब्रांड के नए कलेक्शन से है। जाहिर है, मैंने भी देखा। उसकी फिजिक तो अविश्वसनीय है। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि उसके एब्स होंगे। मुझे रेक्स से जलन हो रही है कि उसका ऐसा दोस्त है। कमेंट्स में किसी ने कहा कि वह कैपिटल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो सकता है। अपने ऑफिस में वापस आकर विवियन वह शॉर्ट वीडियो ऐप खोलती है जिसे वह शायद ही कभी खोलती है। वह क्लिक करती है। जब वेरा और रेक्स ने पहली बार अपना अकाउंट लॉन्च किया था तो उन्होंने ग्रुप चैट में शेयर करके दोस्तों से फॉलो करने को कहा था। उसने तब उन्हें फॉलो करने के लिए एक सेकेंडरी अकाउंट का इस्तेमाल किया था और उसके बाद कभी ऐप नहीं खोला था। वीडियो ढूंढना मुश्किल नहीं है। थंबनेल पर कोर्ट में वे दोनों दिख रहे हैं। वह प्ले बटन दबाती है। विवियन को अंदाजा भी नहीं होता कि उसकी आंखें पूरे समय मुझ पर ही टिकी रह जाती हैं। उस शाम जब वह घर आती है तो मुझे सोफे पर चौकड़ी मारे बैठा पाती है। विवियन, क्या तुम्हें कोई एतराज होगा अगर मैं घर पर कुछ वीडियो शूट करूं? तुम्हारे दिमाग में यह ख्याल कैसे आया? मैं वैसे भी 1 महीने के लिए घर पर हूं। क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए? जरूर करो। बस नेगेटिव कमेंट्स के लिए तैयार रहना और खुद पर ज्यादा दबाव मत डालना। वह लगभग यह जोड़ने ही वाली होती है कि तुम्हें इस परिवार के लिए पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद को रोक लेती है। यह बात नीचा दिखाने जैसी लगती। मैं बता सकता हूं कि उसका इरादा अच्छा है, मुझे पता है। मैं इसे एक शौक की तरह ले रहा हूं। इसके अलावा मैं रास्ते में नई स्किल्स भी सीखूंगा। मैं खुद को तनाव में नहीं डालने वाला। मुझे पैसे कमाने के लिए इसकी जरूरत नहीं है। कम दबाव रखने का मतलब है कि मैं लिखने, एडिटिंग करने और कुछ ऐसा बनाने पर ज्यादा समय दे सकता हूं जिस पर मुझे सच में गर्व हो।
तुम आज रेक्स से मिलने गए थे। उसके चेहरे पर हैरानी की एक हल्की सी झलक आती है। तुमने वीडियो देखा? क्या वह सोचेगा कि मैं यह सब सिर्फ नंबर्स व्यूज देखकर करना चाहता हूं? मैंने देखा। मैंने ऑफिस में लोगों को इसके बारे में बात करते सुना और क्लिक कर दिया। हालांकि कमेंट्स पढ़कर सच कहूं तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। वे सभी महिलाएं जिस तरह से कूल को ताक रही थीं, वह मुझे ठीक नहीं लगा। वह बच्चे को डे केयर छोड़कर घर पर बोर हो रहा था और उसने मुझे फोन किया। मैं वैसे भी टेनिस खेलना चाहता था। एकदम सही मेल बैठ गया। और सच कहूं तो उसका कोर्ट बहुत बड़ा है। हमने पूरी सुबह खेला। बहुत मजा आया। हम लिविंग रूम के सोफे पर चले जाते हैं और विवियन मेरी तरफ मुड़ती है। क्या तुम्हें टेनिस पसंद है? हाँ, मैंने पहली बार इसे अपने अंडर ग्रेजुएट के दिनों में सीखा था। ग्रेड स्कूल के दौरान इसके लिए ज्यादा वक्त नहीं मिल पाता था, लेकिन अब जब मुझे ब्रेक मिला है तो मैं इसे फिर से शुरू करना चाहता हूँ। विवियन, तुम टेनिस में कैसी हो? मैंने सुना है वेरा भी खेलती है। हम सब एक साथ चल सकते हैं। मैं ठीक ठाक खेल लेता हूँ, और अगर तुम्हें नहीं आता तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। रेक्स के वीडियो पर व्यूज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जब फैंस क्लिक करके मेरी प्रोफाइल पर आते हैं तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि मैंने पहले ही अपना पहला वीडियो पोस्ट कर दिया है। पोस्ट करने के 2 घंटे के भीतर ही व्यू काउंट सैकड़ों हजारों में पहुंच जाता है और मेरे फॉलोअर्स की संख्या में जबरदस्त उछाल आता है। मुझे लगता है कि मैंने वायरल होने का फार्मूला क्रैक कर लिया है, और ये इस बात का सबूत है कि पर्सनल ट्रेनर को हायर करना पाई पाई वसूल साबित हुआ। अपने पहले सेशन के बाद मैं दर्शकों को कुछ आसान बिगिनर मूव्स सिखाते हुए एक फिटनेस ब्रेकडाउन वीडियो शूट करता हूं। इसे घर के जिम में ही शूट किया गया है। अपनी शूटिंग और एडिटिंग को बेहतर बनाने के लिए मैं बेसिक्स सीखने के लिए ऑनलाइन कोर्सेस लेता हूं। ये पूरा प्रोसेस मुझे एक सच्ची उपलब्धि का एहसास कराता है। फिर एक दिन मुझे मूल आत्मा की माँ लिलियन का फोन आता है। स्वीट हार्ट, तुमने वीडियो बनाना कब से शुरू कर दिया? क्या तुम अभी काम नहीं कर रहे हो? मेरी सास ने मेरे लिए 1 महीने की छुट्टी का इंतजाम किया है। तुम तो हमेशा कहते थे कि तुम बहुत दूर हो और वापस नहीं आ सकते। आने की जरूरत नहीं है, कहते थे तुम। और अब तुम्हारे पास पूरे 1 महीने की छुट्टी है, फिर भी तुम घर नहीं आए। मैंने हमेशा यही माना था कि मूल आत्मा अपने परिवार के किसी भी पक्ष के बहुत करीब नहीं थी, इसलिए जब उन्होंने संपर्क नहीं किया तो मैंने भी नहीं किया। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि एक फोन कॉल मुझे इस तरह छू जाएगी। लिलियन की आवाज में गर्मजोशी सुनकर मैं फैसला करता हूं, मैं वापस जाऊंगा। जब से मैंने इस जिंदगी में कदम रखा है, मैं उनके माता पिता को अपने माता पिता की तरह ही मानूंगा। ठीक है, ठीक है, जब भी वक्त मिले घर आ जाओ। कुछ दिन रुको, मैं तुम्हारी पसंद का सारा खाना बनाऊंगी। मैं जरूर आऊंगा। मुझे विवियन से बात करने दीजिए जब वह काम से फ्री हो जाए। फिर माँ जैसी ममता भरी हिदायतों का सिलसिला शुरू होता है। और सुनो, मेरे फोन करने का मतलब यह नहीं है कि मैं तुमसे वीडियो बनाना बंद करने को कह रही हूं। मुझे बस इस बात की चिंता है कि तुम इसकी नेगेटिव साइड को संभाल पाओगे या नहीं। हमने कभी ये नहीं छुपाया कि तुम कौन हो। इंटरनेट पर लोग मिनटों में तुम्हारे बारे में सब कुछ खोद कर निकाल सकते हैं। क्या तुमने सोचा है कि तुम इसे कैसे संभालोगे? मम्मी, मैं सब संभाल लूंगा। एक रईस और नामी परिवार से होने पर शर्मिंदा होने जैसी कोई बात नहीं है। छुपाने के लिए कोई स्कैंडल नहीं है। डरने की क्या बात है? मैंने परिवार के इतिहास को खंगाला था। 3 पीढ़ियों से सीधे और इज्जतदार लोग। आज की दुनिया में अटेंशन ही करेंसी है। हो सकता है मैं पारिवारिक व्यवसाय के लिए भी कुछ रियल वैल्यू क्रिएट कर सकूं। शायद डिविडेंड में बड़ा हिस्सा भी मिल जाए। फिर डैड मार्च का फोन आता है। बेटा, हमेशा की तरह जो तुम्हारा मन करे वो करो। कोई भी बात हो तुम डैड को बताना और डैड सब संभाल लेंगे। पहली बार मुझे महसूस होता है कि किसी का आपके साथ बिना शर्त खड़े होना कैसा होता है। मूल आत्मा के पास कभी प्यार की कमी नहीं थी। तभी एक मैसेज आता है जो मेरी सौतेली बहन का निकलता है। वीडियो अच्छे बनाए हैं छोटे भाई। परिवार के प्रोडक्ट्स को कब प्रमोट करने वाले हो? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरे नंबर्स असली सेलिब्रिटीज के सामने कुछ भी नहीं है। एक टॉप इन्फ्लुएंसर की सिंगल लाइव स्ट्रीम सैकड़ों मिलियन की बिक्री कर देती है। मैं ये काम प्रोफेशनल्स पर छोड़ता हूं, इसे मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारी बहन एक बार कहेगी और काम हो जाएगा। वह ये भी बताती है,
मैंने चुपके से किसी को ऑनलाइन तुम्हारी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करने के लिए लगा दिया है। चिंता मत करो। परफेक्ट। थैंक्स टू थियो मुझे डिनर के लिए बाहर बुलाता है। आंटी में थियो ने मुझे आज रात डिनर पर बुलाया है। मैं घर पर खाना नहीं खाऊंगा। मुझे विवियन को भी बता देना चाहिए। बिल्कुल, ज्यादा देर मत करना। बैठो बैठो। मैंने हमारे लिए एक स्पाइसी बटर ब्रोथ और एक टोमेटो ब्रोथ मंगवाया है। दोनों हमारे फेवरेट हैं। अभी मुश्किल से 10 दिन हुए हैं और अपनी हालत देखो। ये डार्क सर्कल्स बहुत बुरे लग रहे हैं। मुझे तो शुरू भी मत करने दो। बच्चा 2 महीने वाले फंसी चिड़चिड़े फेज में पहुंच गया है। ये बेहद थका देने वाला रहा है। मेरी माँ, नैनी और मैं रात भर बारी बारी से जाग रहे हैं। मैं बिना सोए काम चला रहा हूँ। मेरी पत्नी आखिरकार आज अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस आई। मैंने उसे बच्चा सौंपा और दिनों में पहली बार घर से बाहर निकला हूँ। 2 महीने वाला फंसी फेज। क्या हर बच्चा उस दौर से गुजरता है? सब नहीं। कुछ बच्चों को दूसरों की तुलना में ज्यादा अटेंशन की जरूरत होती है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरी पत्नी और मैं एक के बाद ही बिल्कुल थक चुके हैं। अरे, तुम्हारी आजकल छुट्टियां चल रही हैं। क्या बात है, तुम लोग अभी तक हनीमून पर क्यों नहीं गए? विवियन अपने काम में व्यस्त रहती है और ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि अभी न जाना ही ठीक है। अभी साथ जाना थोड़ा ऑकवर्ड होगा। वह जोर से हंस पड़ता है। तुम भी कमाल हो। इसमें ऑकवर्ड क्या है? मुझे मत बताना कि तुम दोनों ने अभी तक। हे, हम एक हॉट पॉट रेस्टोरेंट में हैं, तुम्हारे लिविंग रूम में नहीं। जरा संभाल कर बोलो। रिलैक्स। कोई हमारी बात नहीं सुन सकता। लेकिन सीरियसली, एक सेक्सलेस मैरिज टिक नहीं सकती। उस टॉपिक पर मैं बस इतना कहूंगा कि हमने किस किया है, लेकिन आजकल वह डिनर खत्म करके सीधे स्टडी रूम में चली जाती है। जब तक वह सोने आती है मैं सो चुका होता हूँ। जब से हम रिसोर्ट से वापस आए हैं मुझे लगता है कि वह मुझे अवॉइड कर रही है। यह सही नहीं है। वह डिनर खत्म करके स्टडी रूम चली जाती है। इसका क्या मतलब है? क्या तुम तब तक जाग नहीं सकते जब तक वह सोने ना आ जाए? छोड़ो, चलो बस खाना खाते हैं। जब मैं घर पहुंचता हूँ, आंटी में हॉलवे में कॉफी का कप लिए खड़ी है। यह मिस विवियन के लिए है। इस वक्त कॉफी उन्होंने मुझे तैयार करने को कहा था। आज रात एक इंटरनेशनल बिजनेस मीटिंग है, देर तक चलेगी। क्या आप इसे ऊपर ले जाने की कृपा करेंगे? आंटी में कॉफी वापस ले जाइए। मैं इसके बजाय उनके लिए दूध गर्म कर देता हूँ। मैं दरवाजा ढकेलता हूँ। विवियन, थोड़ा दूध पी लो और ब्रेक ले लो। तुम वापस आ गए? बस अभी आया। आंटी में कॉफी लेकर ऊपर आ रही थी, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें रात में कैफीन कम कर देना चाहिए, इसलिए मैंने मामला अपने हाथ में ले लिया। थैंक यू। कोल कितना ख्याल रखता है। क्या एक छोटा केक शेयर करना चाहोगी? ये कहाँ से आया? एक बेकरी के पास से गुजर रहा था तो ले लिया। किचन का फ्रीज सामान से भरा पड़ा है, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आया। असल में यह पहली बार है जब पेय पदार्थों के अलावा कुछ और इस फ्रीज में गया है। आज रात कोल के साथ केक शेयर करने की मेरी अचानक इच्छा हुई। फिर चलो शेयर करते हैं। मैं कुर्बानी दे देता हूँ, तुम्हारे लिए मेरा आज का पूरा वर्कआउट पूरी तरह बेकार चला गया। तो तुम खा रहे हो या नहीं? खा रहा हूं, तुम पहले खाओ। यह स्वादिष्ट है। हालांकि ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं पता कि केक का स्वाद इतना अच्छा है या इस बात का कि कोल मुझे खिला रहा है। हमारे खत्म करने के बाद मैं टेबल साफ करने के लिए खड़ा होता हूं। आंटी मैंने बताया था कि तुम्हारी मीटिंग है, इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। उसका फोन बजता है। क्या? मैं अभी आ रही हूं। क्या हुआ? नौरा की आधी रात को किसी से लड़ाई हो गई। वह पुलिस स्टेशन में है। असिस्टेंट ब्लैक को आज रात की इंटरनेशनल मीटिंग संभालने को कह दो। चिंता मत करो, सो जाओ। जागना मत, सेफ रहना। अपने कमरे में वापस आकर मुझे नींद नहीं आ रही है। नोरा सेकंड मैडम की बेटी है और विवियन की कजिन है, मूल कहानी में भविष्य की वारिस। मैं उससे कभी मिला नहीं हूं। मैं ऑनलाइन नोरा के बारे में जानकारी ढूंढने की कोशिश करता हूं और मुझे हैरानी होती है कि मुझे उसका खुद का शॉर्ट फॉर्म वीडियो अकाउंट मिल जाता है। वीडियो में वह जीवंत और गर्मजोश दिखती है। फैक्ट्री के वर्करों के साथ वाकई में दोस्ताना व्यवहार रखती है। एक वीडियो में किसी दोस्त का कमेंट है, नोरा को देखो, फैमिली फैक्ट्री में काम पर लगी हुई है। लगी रहो, विवियन तुम्हारी कड़ी मेहनत को अनदेखा नहीं करने देगी। वह तुम्हें आखिरकार हेडक्वार्टर वापस ले आएगी। नोरा जवाब देती है, मुझे फैक्ट्री पसंद है। फैक्ट्री मुझे खुशी देती है। वह वाकई में एक मेहनत करने वाली नई ग्रेजुएट लगती है। मुझे मूल कहानी का एक सीन याद आता है।
जहां नोरा एक टीम मीटिंग चला रही है और ग्रेजुएशन के तुरंत बाद फैक्ट्री फ्लोर से शुरुआत करने का जिक्र करती है, जिसके बाद वह अलग अलग विभागों में रोटेट होती है। यानी नोरा के ग्रेजुएट होने के बाद विवियन ने उसे कोई फास्ट ट्रैक या स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया। उसने बिल्कुल बाकी लोगों की तरह नीचे से शुरुआत की। अब तक मैंने जो कुछ भी देखा है उसके आधार पर सेकंड मैडम और नोरा दोनों अच्छे इंसान लगते हैं। इकलौते अंकल डोरियन ही हैं जिनसे मैं अभी तक नहीं मिला हूं। मैं गलती से नोरा के एक वीडियो को लाइक कर देता हूं और ठिठक जाता हूं। उसने जरूर देख लिया होगा और विवियन को बता दिया होगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है। असल में बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये सेल्फ डिफेंस था। ठीक है, जल्दी घर आ जाओ। जब विवियन वापस आती है मैं तब भी जाग रहा हूं। नींद का वक्त निकल चुका है। एक बार नींद उड़ जाए तो वापस नहीं आती। तुम अभी तक क्यों जाग रहे हो? नींद नहीं आ रही? पढ़ रहा हूं। आज रात असल में हुआ क्या था? कुछ खास नहीं। जब तक वह शावर लेकर बाहर आती है मैं तकिए पर मुंह करके सो चुका होता हूं। विवियन मेरे बगल में लेट जाती है। रात के किसी पहर पोजीशन असहज हो जाती है। मैं नींद में करवट बदलता हूं और सीधे विवियन के ऊपर आ जाता हूं। मेरी आंखें तुरंत खुल जाती हैं। उसका चेहरा ठीक सामने है, इतना करीब कि हम एक ही हवा में सांस ले रहे हैं। मुझे उसकी त्वचा की गर्माहट महसूस होती है और उसके शॉवर जेल की हल्की खुशबू आती है। हमारी आखिरी किस की याद पूरी तरह से ताज़ा हो जाती है। मैं तुरंत आगे नहीं बढ़ता। मैं शांत रहता हूं और उसके रिएक्शन को देखता हूं। उसके गालों पर धीरे धीरे लालिमा छटते हुए देखता हूं। मेरे दिल की धड़कन तेज है। हम वहीं रुकते हैं, आंखें एक दूसरे में उलझी हुई हैं। हमारे बीच की हवा किसी अनकही भावना से भारी हो रही है। मैं धीरे से आगे झुकता हूं और अपने होंठ उसके होंठों पर रख देता हूं। अगली सुबह वो पहले ही जा चुकी होती है। मैं अपना फोन उठाता हूं। 10 बज चुके हैं। एक मैसेज आता है, मैं काम पर निकल गई हूं। मैं मुस्कुराते हुए टाइप करता हूं, ओके, अपना ध्यान रखना। तभी मैडम स्टर्लिंग का वीडियो कॉल आता है। गुड मॉर्निंग मम्मी। ओह, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? नहीं, मैं बस अभी उठाऊं। तुम घर पर हो? बस आज सुबह ही वापस आई हूं। लंच के लिए घर आओ, मैं तुम दोनों के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लाई हूं। जब मैं एस्टेट पहुंचता हूं तो मुझे मैडम स्टर्लिंग आंगन में एक आदमी से बात करती हुई दिखती है। जैसे ही मैं पास जाता हूं मैं उन्हें पहचान लेता हूं। वे अंकल डोरियन हैं। तुम भी यहां हो? मैंने सुना तुम्हारी सास वापस आ गई है। सोचा लिंचेंग वापस जाने से पहले मिलता चलूं। आज काम नहीं है? अरे, उन दोनों की अभी शादी हुई है, इसलिए मैंने कोल के लिए 1 महीने की छुट्टी का इंतजाम किया था ताकि वे हनीमून पर जा सके। लेकिन फिर मेरा हाथ टूट गया और वे दोनों इतने समर्पित थे कि उन्होंने मेरे साथ रुकने की जिद की। हनीमून तो नहीं हो पाया, लेकिन छुट्टी पहले ही अप्रूव हो चुकी थी। इसलिए मैंने कोल से कहा कि वह इस समय का इस्तेमाल ठीक से आराम करने के लिए करे। एक बार जब वह फिर से पढ़ाना शुरू कर देगा तो चीजें व्यस्त हो जाएंगी। यह सही है? रिवर भी यही कहता है। एक बार काम शुरू हो जाए तो किसी और चीज के लिए गुंजाइश नहीं बचती। ठीक है तुम दोनों, मैं चलता हूँ। मैं आज लिनचेंग वापस जा रहा हूँ। रास्ते में अपना ख्याल रखना अंकल डोरियन। चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। मुझे खुशी होगी। मैंने सुना है तुम ऑडिटिंग पढ़ाते हो। जी सही है, अच्छा फील्ड है, करियर के अच्छे चांस हैं। किसी फर्म में क्यों नहीं चले जाते? कैपिटल सिटी की कुछ टॉप फर्म्स में से तुम अपनी पसंद चुन सकते हो। आपकी कृपा है। मैं उस लेवल पर नहीं हूं और ईमानदारी से कहूं तो उन फर्म्स के घंटे बहुत कठिन होते हैं। मैं कुछ ऐसा पसंद करता हूं जिसमें थोड़ा बैलेंस हो। सच तो यह है कि मेरी पिछली जिंदगी का एक सबसे बड़ा सपना 4 बड़ी बिग 4 अकाउंटिंग फर्मों में से किसी एक में जाना था और मैं इंटर्नशिप राउंड तक भी नहीं पहुंच पाया था। लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है कि वह जिंदगी कितनी कठिन होती है। यहाँ प्रोफेसर होना मेरे लिए बिल्कुल सही है। पढ़ाना एक अच्छा रास्ता है। वह बात यहीं खत्म करते हैं। गेट तक चलते हैं, अपनी कार में बैठते हैं और चले जाते हैं। मैं कार के गायब होने तक देखता रहता हूँ, फिर अंदर चला जाता हूँ। मेरा दिमाग अभी भी अंकल डोरियन की बातों पर घूम रहा है। अंदर मैडम स्टर्लिंग मेरा हाथ थामती हैं और धीरे से बोलती हैं, अपने अंकल से बच के रहना। आदमी बहुत चालाक है, कहता कुछ है मतलब कुछ और होता है। तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। जब हमने पहली बार बिजनेस शुरू किया था तो तुम्हारे दादाजी ने हमें स्टार्टअप कैपिटल दिया था। अंकल डोरियन ने इसे पक्षपात माना, इसलिए उन्होंने अपनी रकम मांगी और खुद का बिजनेस शुरू कर दिया। जब हमारा वेंचर सफल हुआ, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि आपके दादाजी ने चुपके से रास्ते में हमारा समर्थन किया था। अंकल डोरियन ने मुड़कर कंपनी का आधा हिस्सा मांग लिया।
आपके दादाजी उस समय गंभीर रूप से बीमार थे। विवियन के पिता पारिवारिक दरार नहीं चाहते थे कि बूढ़ा आदमी विवाद में मरे, इसीलिए वे सहमत हो गए। और फिर अंकल डोरियन ने चुपके से उस आधे हिस्से को वर्डेंट होल्डिंग्स में ट्रांसफर कर दिया और पूरी तरह से अलग हो गए। हमेशा यह साबित करने की कोशिश करते रहे कि वे हमसे बेहतर हैं। और फिर भी इतने सालों के बाद वर्डेंट होल्डिंग्स में कोई खास ग्रोथ नहीं हुई है। उनका आज का दौरा विवियन पर हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स सौंपने का दबाव बनाने के लिए मुझ पर दबाव डालने की कोशिश के अलावा और कुछ नहीं था। वह शांत बनते हैं, लेकिन उनके दिमाग में साजिशें गहरी चलती हैं। वह सच में कमाल के इंसान हैं। उन्हें हमारे प्रोजेक्ट्स पर क्या हक है? उन्होंने रिवर को स्टर्लिंग ग्रुप के हेडक्वार्टर में जगह दिलाने के लिए भी दबाव डाला था। रिवर ऐसा नहीं चाहता था और विवियन ने उसके लिए रिसोर्ट में पोजीशन का इंतजाम किया। अभी अंकल डोरियन लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि रिवर रिसोर्ट में कितना व्यस्त है। विवियन पर रिवर को मुख्य कंपनी में न लाने के लिए तंज कसने के अलावा कुछ नहीं था। और जब नोरा ने पहली बार फैक्ट्री में इंटर्नशिप शुरू की थी तो उन्होंने उस पर भी अंतहीन शिकायतें की थीं। उस आदमी के दिमाग में जो साजिशें चलती हैं, मुझ में उन पर जाने की हिम्मत भी नहीं है। खैर, अब बहुत हुआ। बस अपनी सतर्कता बनाए रखो। मेरी एक पुरानी दोस्त का बेटा ऑक्शन हाउस में काम करता है। मैं कल एक सेल में गई थी और कुछ पीस उठाए थे। बॉक्स खोलो और देखो। इन्हें संभाल कर रखना। जब मौका मिले तो पहनना या संभाल कर रख लेना। इनकी वैल्यू बनी रहती है। ये बात शीशे की तरह साफ है। मैडम स्टर्लिंग मुझसे सच्चे दिल से प्यार करती है। मैं जानती हूं तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम हर दिन मेरे साथ बैठकर नहीं बिता सकते। जाओ अपने लिए कुछ करो। बिल्कुल, आप घर पर आराम करें। मैं आपसे कल मिलने आऊंगा। उस दोपहर मैं बाहर जाने और ड्राइविंग की प्रैक्टिस करने का फैसला करता हूं। मुझे लगता है कि मुझे आखिरकार खुद गाड़ी चलाकर काम पर जाने के काबिल होना चाहिए। लेकिन मैं सड़क पर थोड़ा ही आगे बढ़ पाता हूं कि कोई पीछे से मेरी कार में टक्कर मार देता है। यह किस तरह की ड्राइविंग है? क्या तुम्हें गाड़ी चलाना आता भी है? दूसरी कार का ड्राइवर बाहर निकलता है। हाय, आप बहुत हैंडसम हैं। क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? चलिए इसे प्राइवेटली सेटल कर लेते हैं। मैं रिपेयर का पूरा खर्च उठाऊंगी। टक्कर कार के अंदर महसूस भी नहीं हुई थी और मैं पूरी तरह से ठीक महसूस कर रहा हूं। मैं उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करता हूं। कार के पिछले हिस्से को चेक करने के लिए चक्कर लगाता हूं और पाता हूं कि एक तरफ से एक डेंट अंदर धंस गया है। प्राइवेटली सेटल मत करो। पुलिस को बुलाओ। ट्रैफिक अधिकारियों को इसे संभालने दो। क्या मैं तुम्हें कल का पैदा हुआ बच्चा लगता हूं? प्राइवेटली सेटल करने से सब कुछ उलझा हुआ रह जाता है और इसका मतलब आगे चलकर बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। ट्रैफिक अधिकारी जल्दी पहुंच जाते हैं और मामला सुलझाने के लिए हमें किसी सुरक्षित जगह पर गाड़ी लगाने का निर्देश देते हैं। फैसला आता है, पूरी गलती दूसरी ड्राइवर की है। हमारे सामने ग्रे कार आकर रुकती है। कोल, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। उसे पूरी तरह से दोषी पाया गया है। अधिकारियों ने सब कुछ समेट लिया है। तुम्हें कैसे पता चला? रिवर ने मुझे बताया। मैं चिंतित थी। मुझे आना ही पड़ा। रिवर और उसकी तेज जुबान। मैंने उसके मैसेज का जवाब देते समय बातों बातों में इसका जिक्र कर दिया था और वह सीधे विवियन को बताने चला गया। ये कोई गंभीर बात नहीं है। तुम्हें भाग कर आने की जरूरत नहीं थी। मैं इसे संभाल सकता था। मेरी कार में बैठो। स्टीवर्ड सोरेन बाकी सब संभाल लेंगे। अधिकारियों के काम खत्म करने और हम में से प्रत्येक को कागजात सौंपने के बाद विवियन मेरी तरफ मुड़ती है। अब से ड्राइवर लियो तुम्हें ले जाएगा। मुझे तुम्हारे खुद गाड़ी चलाने में सहज महसूस नहीं होता। वह सच में परवाह करती है। बात जायज भी है। मेरी ड्राइविंग स्किल्स सच में अप टू द मार्क नहीं है। अपनी गर्दन की सलामती के लिए मुझे शायद ड्राइवर की सीट से दूर ही रहना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। वीकेंड आ जाता है। लिलियन के कॉल के बाद विवियन और मैं एक साथ सीसाइड सिटी वापस जाने के लिए सहमत हुए थे। हम ढेरों गिफ्ट्स पैक करते हैं। हमारा पहला पड़ाव लिलियन का घर है और जैसे ही हम आंगन में कदम रखते हैं, एक तीखी युवा आवाज हवा में गूंजती है। बस मेरा कार्ड अनफ्रीज कर दो। मैं कसम खाती हूं, मुझे पता है मैंने क्या गलत किया है। मैं फिर कभी नहीं। वह जेड़े है। वह मूल आत्मा की माँ की उनके मौजूदा पति से बेटी है। हाई स्कूल में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है और अपने विद्रोही फेज में है। मुझे याद है कि उसने एक बार मुझे पैसे मांगते हुए मैसेज किया था। मैंने 5,000 भेजे थे, जिसे उसने अपमानजनक कहा था। मैंने उसके बाद उससे अपने डैड से मांगने को कहा था। पता नहीं इस बार उसने क्या पंगा लिया है। घर का हेल्पर आता है। सर, मैडम, कोल और मिस्टर विवियन आए हैं। कोल, विवियन भी यहाँ है।
तुम्हारी माँ ताश खेलने बाहर गई है, मैं उसे अभी फ़ोन करता हूँ। डैड, आप बहुत अनफेयर हैं। जब मैं घर आती हूँ तो आप मुझे वह मुंह दिखाते हैं, लेकिन जिस सेकंड कॉल अंदर आता है आप पूरे मुस्कुराने लगते हैं। और असली सगी औलाद मैं हूँ। सही बात है, मैं पक्षपाती हूँ। तुम मुझे कोल से आधी से दर्दी दो और मैं तुम पर भी मुस्कुराऊंगा। विवियन, क्या तुम मेरी किसी चीज में मदद कर सकती हो? किस तरह की मदद? बस एक छोटा सा ट्रांसफर। विवियन तुरंत समझ जाती है। वह अपना फोन उठाती है, कुछ बार टैप करती है। 1 लाख जमा हो गए। ये क्या बात हुई? अभी तुम्हें किसने 1 लाख भेजे? विवियन ने। डैड कोल विवियन, मुझे अभी स्कूल की एक बात याद आई। मुझे जाना होगा। सेडे, वो फिर से परेशानी में है ना? उसने अपने क्लास टीचर से बहस की, सीधे उनके मुंह पर। मुझे तो उसकी एक सहपाठी के जरिए पता चला। दिन ब दिन परेशानी के अलावा कुछ नहीं। मैं सोमवार को टीचर से जाकर माफी मांगूंगा। कोल विवियन, यह मेरी क्लारा से पहली मुलाकात है। वह बेहद खूबसूरत है। कोई कभी अंदाजा नहीं लगा सकता कि वह अपने 50 के दशक में है। मुझे लगा था तुम बाद में आओगे। फ्लाइट 30 मिनट पहले लैंड हो गई। शेड्यूल से थोड़ा पहले पहुंच गए। मैंने आपके लिए कुछ चीजें ली हैं, मेरे साथ आकर देखिए। विवियन को रुकने दो और अपने डैड से बातें करने दो। आओ आओ, गला साफ करती हैं। देखो मैं फ्रांस से क्या लाई हूँ। थैंक यू मम्मी। तुम कभी कभी बच्चों जैसे हो जाते हो अभी भी। तुम्हें पता है, तुम कभी कुछ नहीं कहते, बचपन में भी नहीं। अगर स्कूल में कुछ होता था तो तुम कभी नहीं बताते थे। हमेशा जिद्दी, हमेशा अकेले ही सब कुछ संभालते थे। क्या चल रहा है? क्या विवियन ने तुम्हें परेशान किया है? नहीं, विवियन बहुत बढ़िया है। मैं वाकई में खुश हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं जानना चाहती थी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है। और जो कुछ भी हो तुम मुझे बताओ। बातों को मन में मत दबाओ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब लोग अच्छे हैं। मैं वाकई खुश हूँ। अच्छा है। मैंने ध्यान दिया है कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम एक अलग इंसान लग रहे हो। पहले तुम कभी मेरे साथ बैठकर बात नहीं करना चाहते थे। पुराना कोल अब तक बेचैन हो गया होता, मेरे सवालों को टाल रहा होता। मैं हमेशा ऐसा नहीं था। मुझे लगता है कि शादी करने से मेरे चीजों को देखने का जरिया बदल गया। मैं यहाँ वापस आने के लिए बहुत कुछ सह चुका हूँ। जाहिर है, मैं आपसे एक असली बातचीत चाहता हूँ। मेरा लड़का बड़ा हो गया है। इन कपड़ों और एक्सेसरीज को पहनकर देखो। मैंने विवियन के लिए भी चीजें ली हैं। जब जाओ तो सब ले जाना। किचन से आवाज आती है, हनी, मैं लंच बना रहा हूँ। सब लोग क्या खाना पसंद करेंगे? तुम जानते हो मुझे क्या पसंद है। बस कोल और विवियन से पूछ लो। तुम दोनों क्या खाना चाहोगे? धीरे चलाओ, अपनी कमर मत तोड़ लेना प्लीज। तुम्हारे रहते तो बिल्कुल नहीं। दरवाजे पर कोई आवाज करता है। ये सब कपल एनर्जी देख कर तो लगता है मुझे आज लंच की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम और तुम्हारी पत्नी भी तो ऐसे ही हो। मैं रुकता हूँ और विवियन की तरफ देखता हूँ। वह पहले से ही मेरी तरफ देख रही है। हमारे बीच की हवा में कुछ बदल जाता है। मम्मी, मुझे स्वीट एंड सावर रिब्स और स्टीम्ड फिश चाहिए। वे दोनों सहमति में सिर हिलाते हैं और एक साथ किचन में गायब हो जाते हैं। कोल, तुम और मेरे डैड अभी किस बारे में बात कर रहे थे? बस बिजनेस के बारे में। किस तरह का बिजनेस? हमारी शादी मार्श और स्टर्लिंग परिवारों के बीच हुई है। इसका स्टर्लिंग ग्रुप से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है और दोनों परिवारों का कोई जॉइंट वेंचर नहीं है। तो वे भला किस बारे में बात कर सकते हैं? मुझे उत्सुकता हो रही है। डैड ने मुझसे अंकल डोरियन से बच के रहने को कहा। वे हाल ही में उनसे मिले थे। अंकल डोरियन हमारे एक मुख्य सप्लायर से चुपके से मिलने सीसाइड सिटी आए थे, जो स्टर्लिंग ग्रुप के साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ है। इस बारे में किसी से जिक्र मत करना। इससे कंपनी के स्टॉक में हलचल हो सकती है। समझ गई? चिंता मत करो, मैं किसी से एक शब्द भी नहीं कहूंगी। पिछली बार जब हमने एस्टेट में अंकल डोरियन को देखा था तो मैडम स्टर्लिंग ने भी हमें उनके बारे में आगाह किया था। चिंता मत करो, मैं लोगों से इसकी जांच कराऊंगी। एक विचार मेरे दिमाग में आता है। क्या तुम्हें लगता है अंकल डोरियन कोई हद पार कर सकते हैं? इस चक्कर में कुछ गैर कानूनी कर सकते हैं? तुमने भी यह नोटिस किया, मेरे डैड का सी साइड सिटी में उनसे मिलना, चुपके से एक कोर सप्लायर से मिलना जो सप्लाई चेन के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कंट्रोल करता है। और सिर्फ यही नहीं, सप्लायर के पास एक महत्वपूर्ण प्रोडक्शन लाइन की चाबी है। और भी बहुत कुछ है। मम्मी ने मुझे शुरुआती दिनों के बारे में बताया था, कैसे तुमने शून्य से सब कुछ बनाया। अंकल डोरियन ने एक बार एसेट्स को लेकर परेशानी खड़ी की थी। अब वे चुपके से हमारे लोगों तक फिर से पहुंच रहे हैं। ये साफ तौर पर स्टर्लिंग ग्रुप के खिलाफ एक चाल है। मैं खुद से कहता रहा कि बुरा मत सोचो, लेकिन उनकी चालों को नजरअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा है। विवियन, ये खतरनाक है।
इसका सीधे मुकाबला मत करो। मुझे डर है कि वह तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। मैं तुम्हारा पति हूँ। मम्मी मुझे पहले से ही परिवार मानती हैं। मैं तुम्हें यह सब अकेले कैसे सहने दे सकता हूँ? हम मिलकर सावधानी बरतेंगे। कम से कम जब भी हम बाहर जाएंगे तो हमारे साथ ड्राइवर लियो रहेगा। कुछ नहीं होगा। ओके, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। हम सी साइड सिटी में 2 दिन और रुकते हैं। कोल, विवियन पर काम का बहुत दबाव है। ध्यान रखना कि वह रोज समय पर खाना खाए। कैफीन पर निर्भर रहना बंद करे। मैं जानता हूं मम्मी, मैं ध्यान रखूंगा कि वह रोज ठीक से खाए पिए। अगर कुछ भी हो तो मुझे तुरंत कॉल करना। मार्श परिवार के पास अभी भी कैपिटल सिटी में कनेक्शन है। हम मदद कर सकते हैं। समझ गया डैड। विवियन, अगली बार जब तुम वापस आओ तो मेरे लिए और पैसे लाना, ओके? मैं वादा करती हूँ कि मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी। सौदा तो सौदा है। कोई रिजल्ट नहीं तो कोई कैश नहीं। मैं हमेशा अपनी जुबान की पक्की रहती हूँ। क्या हुआ? मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का पारिवारिक ड्रामा तुम्हारे माता पिता को भी घसीट लाएगा। हम एक ही परिवार हैं। यहाँ तेरा, मेरा कुछ नहीं है। इसके अलावा मेरे माता पिता मेरे मुकाबले तुम्हारी ज्यादा सुरक्षा करते हैं। वे शामिल होकर खुश हैं। कितने चिकनी चुपड़ी बातें करते हो। कोल, तुम आखिरकार वापस आ गए। यहाँ आओ, मुझे तुम्हें देखने दो। क्या तुम्हारा वजन कम हो गया है? क्या तुमने सी साइड सिटी में ठीक से खाना नहीं खाया? तुम पीले लग रहे हो। मम्मी, मेरा कुछ कम नहीं हुआ है। मैं हर एक मील में पेट भरकर खा रहा था। बल्कि विवियन को देखिए जो हर दिन काम कर रही है। आपको उसकी चिंता करनी चाहिए। तुम भी बिना मदद मांगे खुद को मत थकाओ। आज रात मैं किचन से तुम्हारी पसंद का सारा खाना बनवा रही हूँ। तुम दोनों को फिर से तरोताजा करने के लिए एक बढ़िया खाना। थैंक यू मम्मी। हम दोनों बहुत अच्छे से हैं। क्या उस टोरियन स्टर्लिंग ने तुम्हें परेशान किया है? अभी तक नहीं, लेकिन हमने पहले ही लोगों से उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स निकालने और उसकी हरकतों को ट्रैक करने को कह दिया है। अच्छा किया। तब तक खोदो जब तक सब कुछ न मिल जाए। मैंने तब जाने दिया जब उसने एसेट्स में अपना हिस्सा छीना था। लेकिन अब उसकी हिम्मत देखिए कि वह मेरे दामाद, मेरी बेटी और खुद स्टर्लिंग ग्रुप के पीछे पड़ा है। क्या उसे लगता है कि स्टर्लिंग परिवार सिर्फ सजावट का सामान है? मम्मी, खुद को परेशान मत कीजिए। ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं बस आग बबूला हूं। तुम खोदो, पीछे मत हटो। मम्मी तुम्हारे साथ है। मैं एस्टेट पर नजर रखूंगी। वह मेरी छत के नीचे कुछ नहीं कर पाएगा। 3 दिन से भी कम समय में विवियन की असिस्टेंट सबूतों के पूरे सेट के साथ कैपिटल सिटी लौट आती है। प्रेसिडेंट स्टर्लिंग, सब कुछ कंफर्म हो गया है। टोरियन स्टर्लिंग ने पर्सनल कर्ज चुकाने के लिए लिन चेंग ब्रांच से 300 मिलियन डाइवर्ट किए और की वेस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट को हथियाने के लिए बाहरी प्रतिस्पर्धियों से सांठगांठ की। क्या यह सिर्फ वित्तीय अपराध है? उन्होंने एक्सीडेंट का नाटक रचने के लिए आपकी रेगुलर कंपनी कार की ब्रेक लाइन से भी छेड़छाड़ की थी। कोई ताज्जुब नहीं कि असिस्टेंट रीड का वो एक्सीडेंट हुआ था। यह सब पहले से प्लान किया गया था। बोर्ड के सभी मेंबर्स को इन्फॉर्म करो। कल सुबह 10:00 इमरजेंसी मीटिंग है। डरो मत, मैं कल तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। टोरियन स्टर्लिंग, पद का दुरुपयोग, कंपनी फंड का गबन, कंपनी प्रेसिडेंट पर पूर्व नियोजित हमला। सबूत इकट्ठे हैं। तत्काल प्रभाव से सभी पदों को रद्द किया जाता है और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाएगी। ये झूठ है। ये एक साजिश है। ये मानहानि है। क्या ये मानहानि है? इसका जवाब जज देंगे। खबर एस्टेट पहुंचती है। विवियन, तुम्हें मेरे पति को गिरफ्तार कराने का क्या हक है? हमारे परिवार ने कभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम आसान फरामोश। उसने जो कुछ भी किया है उसके लिए, मेरी बेटी और दामाद के खिलाफ साजिश रचने के लिए। एक शब्द और कहा तो तुम्हें भी पूछताछ के लिए ले जाया जाएगा। अब सब संभल गया है। यहां से आगे कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। थैंक यू, और मम्मी को भी थैंक्स बोलना। और नोरा का क्या? तुम क्या करने वाली हो? उसका इसमें कोई हाथ नहीं था। उसने तो चुपके से अपने पिता से रुकने की गुजारिश भी की थी। वह एक समझदार लड़की है। मैं उसे स्टर्लिंग ग्रुप में रख रही हूं ताकि वह नीचे से शुरुआत करके आगे बढ़ सके, अपनी शर्तों पर अपनी जगह बनाए। बिना किसी गलती के कोई सजा नहीं। तुमने बिल्कुल सही किया स्कूल में वापस फिर से पढ़ाते हुए। प्रोफेसर मार्श आखिरकार वापस आ गए। मैं तो चिता और मैंने ऐसी बातें कही जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। मैं गलत नतीजों पर पहुंच गया था। प्लीज इसे दिल पर मत लीजिएगा। कोई बात नहीं, हम सहकर्मी हैं। जो बीत गया सो बीत गया। थैंक यू प्रोफेसर मार्श। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो बस एक बार कह दीजिएगा। हॉलवे में 1 घंटी बजती है। प्रोफेसर मार्श, आपके एक्सप्लेनेशन इतने क्लियर हैं। आप सच में हमारे लिए लाइफ सेवर हैं। और प्रोफेसर मार्श,
प्लीज अपने शॉर्ट फॉर्म वीडियोस जल्दी अपडेट किया कीजिए, हम सब इंतजार कर रहे हैं। ओके। ओके। मैं ज्यादा पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। आज की क्लास कैसी रही? थक गए? बहुत बढ़िया रही। स्टूडेंट्स मुझे बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल भी नहीं थका, वह हंस पड़ती है। ओह, रेक्स का भी फोन आया था। वह हमें इस वीकेंड टेनिस खेलने के लिए अपने घर बुला रहा है। वेरा भी आ रही है। क्या तुम अभी भी जाना चाहते हो? बिल्कुल, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें सिखाऊंगा एक लेसन और तुम सीख जाओगी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। कोल, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैंने तुम्हारा टेनिस वीडियो देखा। नंबर्स ज़बरदस्त हैं। तुम सच में बहुत अच्छे हो। बस ऐसे ही खेल रहा था, प्रोफेशनल के आसपास भी नहीं। कोल, तुम तो बेसिकली एक वायरल टीचर बन गए हो। अगली बार जब शूट करो तो मुझे भी शामिल करना कभी भी, जब तक तुम मेरे साथ खेलने के लिए फ्री हो। उस शाम एस्टेट में डिनर। मैडम स्टर्लिंग अपनी काठियां चॉपस्टिक्स नीचे रखती है। मुझे कुछ ज़रूरी बात कहनी है। बताइए मम्मी। कोल, तुम्हारी और विवियन की शादी को आधा साल से ज्यादा हो गया है। तुम दोनों की आपस में इतनी बनती है। क्या अब वो वक्त नहीं आ गया कि तुम मुझे पोता पोती खिलाने दो? मैं रोज घर पर खाली बैठी रहती हूँ। मैं बस एक छोटे बच्चे की देखभाल करना चाहती हूँ। मम्मी, हम आपकी बात समझ रहे हैं। हम चीजों को प्राकृतिक रूप से होने देंगे। प्राकृतिक रूप से, ठीक है, लेकिन इसे जल्दी करो। मैं हर एक दिन बच्चे की देखभाल करूंगी। मैं उन्हें गोल मटोल और तंदुरुस्त बना दूंगी। अगर तुम्हारे साथ नहीं, तो मैं किसी और के साथ चीजों को स्वाभाविक रूप से कैसे होने दूंगा? 6 महीने बाद। कोल, देखो, मैं प्रेग्नेंट हूं। हमारा बच्चा होने वाला है। डॉक्टर का कहना है कि 6 हफ्ते हुए हैं। ये अद्भुत है। मैं डैड बनने वाला हूँ। मम्मी दादी बनने वाली हैं। कब्र एस्टेट पहुंचती है। विवियन, तुम कुछ खट्टा खाना चाहती हो या कुछ मीठा? मैं अभी किचन से बनवाती हूँ। कोल, तुम भी उस पर पूरी नजर रखो। अगर उसे आधी रात को भूख लगे तो तुम तुरंत किचन स्टाफ को जगाना। कोल, इसके पैरों में सूजन आ रही है। मुझे मालिश करने दो। धीरे से, धीरे से। कोल, मुझे भूख लगी है। मैं अभी तुम्हारे लिए वॉन्टन बनाता हूँ। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कोल, क्या तुम्हें कभी लगता है कि यह बहुत ज्यादा है? कभी नहीं। तुम और यह बच्चा मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीजें हो। विवियन जन्म देती है एक स्वस्थ जुड़वांव जोड़ा, एक लड़का और एक लड़की। लड़के की आंखें और भौं का नक्शा बिल्कुल मेरे जैसा है। लड़की बिल्कुल विवियन की परछाई है। नाजुक और एकदम परफेक्ट, बेहद क्यूट। इन दो छोटे इंसानों को देखो। क्या हम हमेशा इतने ही खुश रहेंगे? हमेशा, हर एक दिन। हमारे माता पिता स्वस्थ हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम एक दूसरे को थामे रखते हैं और हम जीते हैं। सच में जीते हैं। शाम की हवा हल्की हल्की चल रही है और तारे पूरे खिले हुए हैं। ये वही जिंदगी है जो मैं हमेशा से चाहता था।